था। कुछ देर बाद अवनी बाहर आई तो उसने देखा कि सारी जगह तो अर्नव ने ले ली है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अवनी ने अर्नव को जगाते हुए कहा, अरे उठो, मैं कहाँ सोऊंगी, तुमने तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी है बिस्तर पे। अर्नव उठते हुए बोला, कहीं भी सो जाओ, इतना बड़ा कमरा है। अवनी हल्के गुस्से के साथ बोली, सोने के लिए कोई जगह दिख रही है? अर्नव ने एक आइडिया देते हुए कहा, एक काम करो, यहीं सो जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे पास सोना होगा, नहीं तो तुम गिर जाओगी, फिर मत कहना। अर्नव की ऐसी बात सुनकर अवनी को लग रहा था कि अर्नव बदल गया है। अब वो पहले जैसी जबरदस्ती वाली हरकत नहीं कर सकता, मतलब अब वो सब भूल चुका है। अवनी ने मन में कहा, वैसे भी एक ही दिन की बात है, मैं सो जाती हूँ। अवनी ये सोचते हुए लेट गई। अवनी जब लेटी तो उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, मानो वो वापस 3 साल पहले चली गई हो। अर्नव ने अवनी की कमर पकड़ी और अपनी ओर खींच लिया, जिससे अवनी एम्बैरेस होकर खुद को छुड़ाने लगी। अर्नव ने धीरे से अवनी के कान में कहा, हिलो मत, नहीं तो गिर जाओगी। अर्नव की आवाज जैसे ही अवनी के कानों में गई, अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अवनी को याद आया वैशाली और उसके बच्चे के बारे में। वो एकदम से ये सब याद आते ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अवनी छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आप मुझे टच नहीं कर सकते। ये कहकर अवनी उठने ही वाली थी कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसे जकड़ लिया और उसे खुद के नीचे दबा लिया। अर्नव ने अवनी को गुस्से से भरी निगाहों से देखते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें टच किया तो तुम क्या कर लोगी? अवनी हाथ पैर मारने लगी तो उसे शांत कराने के लिए अर्नव ने अवनी की डीप किस ले ली, जिससे अवनी का गुस्सा आंसू में बदल गया और वो कांपने लगी। 3 साल बाद उसे अर्नव का प्यार मिला था, जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। न जाने क्यों, लेकिन अवनी वैशाली के लिए भी खुद को अर्नव से दूर नहीं करना चाहती थी। अर्नव धीरे धीरे अवनी के नाइट गाउन की बटन खोलने लगा तो अवनी को वो रात याद आ गई और एक झटके में अर्नव को धक्का देकर उठ गई और चिल्लाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक पराई औरत के साथ इंटीमेट होना चाहते हो। अवनी की नजरों में अब अर्नव गिर चुका था, क्योंकि अवनी को लगता था कि अर्नव का एक परिवार होने के बावजूद वो बाहर भी संबंध रखना चाहता है। ये सोचते ही अवनी को खुद पर गुस्सा आने लगा। वो आखिर उसके साथ आई ही क्यों? न जाने अर्नव ने 3 सालों में कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा। क्या इस इंसान के अंदर कंट्रोल नाम की चीज नहीं है? अवनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अर्नव ने एक डेविल स्माइल दिया और अवनी को अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले गया। कुछ दूर चलकर एक रूम के पास पहुंचा और उस रूम में अवनी को अंदर ले आया। वो रूम बहुत बड़ा था, जिसमें एक किंग साइज बेड भी था। अवनी को अंदर ले जाने के बाद उसने अवनी को बेड पर पटका, जिससे अवनी एकदम से घबरा गई। अवनी को समझ में आने लगा था सब कुछ। अवनी ने हैरानी भरी नजरों से अर्नव को देखते हुए सिर्फ 2 लफ्ज कहे, मतलब तुम? अर्नव बिना किसी इमोशन के बोला, हाँ, ये सब मेरा प्लान था। अवनी, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अब तुम जिंदगी भर सिर्फ मेरी रहोगी। अवनी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्नव बोला, ठीक है, तो तुम देखना चाहती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? अवनी को अब अर्नव के ऊपर घिन आने लगी थी। अर्नव अवनी के कानों के पास जाकर धीरे से बोला, अपनी बॉडी किसी और को बेचने से अच्छा है तुम मुझे। ये कह अर्नव ने अवनी के गालों पर किस कर दिया और दूर हो गया। उसके बाद वो दरवाजे के पास गया और अवनी को लगा कि अर्नव बाहर जाएगा, लेकिन अर्नव दरवाजा बंद करके अवनी के पास आने लगा, जिससे अवनी पूरी तरीके से घबरा गई। अवनी चिल्लाते हुए बोली, मैं मरना मंजूर करूंगी लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, भूल जाओ तुम। ये कहकर अवनी ने पास में रखा कांच का बोतल उठाया और बेड के पास ही टूल पर तोड़ दिया और उस बोतल के मुंह को पकड़ के अपने चेहरे के करीब कर लिया। लेकिन अर्नव के भाव से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे कोई फर्क पड़ रहा है। अर्नव को ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि अवनी उसके साथ नहीं रहने के लिए खुद को मारना चाहती है। वहीं अवनी चिल्लाते हुए बोली, देखो अर्नव, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं खुद को मार लूंगी। होटल के कमरे में जब अवनी खुद को मारने की धमकी दे रही थी, तभी अर्नव ने एक डेविल स्माइल दी, अपना हाथ घुमाकर अवनी के हाथ से बोतल गिरा दी, जिससे हर जगह कमरे में कांच कांच बिखर गया। अवनी चिल्लाते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो? तुम मरने भी नहीं दे रहे और जीने भी नहीं, ये कैसी जिंदगी है? क्या तुम शांति से इस प्रोजेक्ट को खत्म करके नहीं जा सकते? मेरी जिंदगी को फिर से उस जंग का मैदान क्यों बना रहे हो? इस जंग में किसी की जीत नहीं है। अर्नव डेविल स्माइल के साथ अवनी को पकड़ के उसने लिटा देता है और उसके ऊपर आ गया, तुम्हें मैं जीने क्या मरने नहीं दूंगा, तुम्हारी सजा मेरे साथ समय बिताकर तुम्हें तकलीफ देने की है। मैं तो चाहता था कि तुम कभी ना कभी मिलो, जिससे मैं तुमसे 3 साल पहले का बदला ले सकूं। सुकून नहीं मिला मुझे, उस रात को हमारे बीच रिश्ता नहीं था, लेकिन अब रिश्ता भी होगा और तुम तिल तिल करके तड़पोगी भी। ये कहकर अवनी को फोर्सफुली किस करने लगा और अवनी झटपटाने लगी। अवनी का मन कर रहा था कि वो अभी मर जाए, लेकिन अर्नव ने ये भी रास्ता नहीं छोड़ा था। अर्नव उसे किस करके जब नीचे की ओर जाने लगा तो वो रुक गया और बोला, बाकी शादी के बाद माय स्वीटहार्ट। अर्नव अवनी की नाइट ड्रेस को ठीक करने लगा। अवनी खुद को उससे छुड़ाने लगी तो अर्नव ने अवनी को उठा लिया और कमरे से निकला। फिर उसी कमरे में आ गया जहाँ पहले वो लोग थे। उस सिंगल बेड पर अर्नव ने अवनी को लिटाया और खुद उसके पास जाकर लेट गया। अवनी के अंदर अब ताकत खत्म हो चुकी थी। उसने अब अर्नव को धक्का देना छोड़ दिया। अवनी की आंख लगने लगी कि तभी अवनी का फोन बजा। अर्नव ने अवनी को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। वो आगे बढ़ी और एक हाथ से फोन उठाया। वो कोई अननोन नंबर था। इससे पहले अर्नव कुछ बोलता, दूसरी तरफ से आवाज आई, ओए पगलू कैसी हो? जब से कोलकाता गई हो तब से एक बार भी कॉल नहीं किया। यहाँ कोलकाता गई नहीं कि मुझे भूल गई। अवनी का सोच सोच के बुरा हाल हो रहा था कि पता नहीं अब अर्नव क्या करेगा। अवनी अर्नव के इतने करीब थी कि उसे श्लोक की सारी बातें सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक शांत रहने के बाद अर्नव ने श्लोक से कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है इतनी रात गए किसी लड़की को कॉल नहीं किया जाता? फिलहाल मेरी वाइफ सो रही है। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया और अवनी का फोन जोर से नीचे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसका फोन टूट गया। अवनी सहमी घबराई उस फोन को देख रही थी जिसे अभी अभी अर्नव ने नीचे पटका था। अर्नव खा जाने वाली नजरों से अवनी को देख रहा था। अर्नव ने दांत पीसते हुए अवनी से कहा, मुझे आइंदा से अगर इसकी कोई भी कॉल दिखी या तुम इसके साथ दिख गई तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, तुम इसकी लाश पाओगी। अवनी एकदम से डर गई थी। अवनी इतनी सहम गई थी कि थोड़ा सा भी नहीं हिल पा रही थी। अर्नव ने अवनी का हाथ छोड़ा और उसकी कमर के नीचे पकड़ लिया और उसे करीब खींच लिया। उसे खुद के सीने पे सुला दिया। अवनी ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। अवनी की जिंदगी में इतना कुछ हो गया था कि अब वो पहले जैसी निडर नहीं रही थी। अवनी रोते रोते अर्नव के सीने पे सो गई, लेकिन अर्नव की आंखों में नींद एक कतरा भी नहीं थी। अर्नव की शर्ट अवनी के रोने की वजह से पूरी भीग गई थी, लेकिन अर्नव के अंदर एक अजीब सा सुकून था। उसकी अवनी उसके पास थी। वो किसी हाल में अवनी को खुद से दूर नहीं करना चाहता था।
क्या अवनी अर्नव की पकड़ और जुनून से खुद को बचा पाएगी? क्या श्लोक का अचानक आया फोन अर्नव के शक और हिंसा को और बढ़ा देगा? और क्या अवनी का डर उसे हमेशा के लिए अर्नव के जाल में कैद कर देगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी रोते रोते सो चुकी थी। अगले दिन सुबह जब अवनी उठी तो उसने देखा कि बेडरूम में कोई नहीं था। वो बेड से उतरी और दरवाजे की ओर जाने लगी। अवनी किसी तरह भागना चाहती थी यहाँ से। तभी अर्नव वॉशरूम से निकला। अर्नव ने सिर्फ कमर पर टॉवल बांधा था। उसके सर के बाल से पानी टपक रहा था। अवनी जैसे ही वहां से जाती, पीछे से अर्नव की आवाज आई, तुम कहीं भी चली जाओ लेकिन मिलोगी तुम सिर्फ मेरे पास ही। यू आर ओनली माइन बेबी। अवनी चिल्लाते हुए बोली, ये कैसा इश्क और जुनून है तुम्हारा जो किसी की जिंदगी तबाह करते हैं? नहीं रहना मुझे ऐसे इंसान के साथ। ये कह के वो जाने ही लगी तो अर्नव ने पीछे से कहा, ठीक है फिर मैं तुम्हारे डैड को सब कुछ बता दूंगा जो तुमने 3 साल पहले मेरे साथ किया था और अब भी वही कर रही हो। ये कह के उसने कुछ तस्वीरें नीचे फेंक दी जिससे अवनी के पैरों के सामने सारी तस्वीरें दिख रही थी। ये सारी तस्वीरें कल की, जो कल रात को हम दोनों करीब आए थे। मैं उन्हें ये कह दूंगा कि तुमने कल मुझे दिलासा देने के लिए मेरे करीब आई और जब तुम्हें मेरी जरूरत खत्म हो गई तो तुम मुझे छोड़ देना चाहती थी। अब तुम ये बताओ कि प्रकाश जी ये सब सुनकर तुम्हें अपनाएंगे या तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगे? फिर भी तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। हर तरफ से सिर्फ मैं हूँ। ये कह के उसके फेस पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई। अर्नव की बातें अवनी सुनने के बाद सोचने लगती है, पहले ये अर्नव कितना स्वीट सा, भोला सा, प्यारा सा था, लेकिन अब देखो कितना एरोगेंट हो गया। ये तो अभिनव से भी आगे निकला दिमाग के मामले में। फिर अवनी अर्नव का कॉलर पकड़ते हुए घबराहट में कहती, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अर्नव, उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन्हें सजा देना चाहते हो? अर्नव अपने कॉलर से अवनी का हाथ छुड़ाते हुए बोला, मैं कहाँ सजा दे रहा हूँ? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम उन्हें सजा दोगी। अगर ये तुम्हारा ड्रामा हो गया हो तो तैयार हो जाओ, हम लोग आज घूमने जा रहे हैं। अवनी अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। अर्नव ने अवनी की कमर को पकड़ा और एक हाथ से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है जान, हम नहीं जाएंगे, हम इस कमरे में अपना दिन बिताएंगे। ये सुन अवनी के कान खड़े हो गए। क्या? खबरदार जो तुम मेरे करीब आए तो दूर रहो मुझसे, मेरी जिंदगी से। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कह के अवनी जाने लगी तो अर्नव ने उसकी कमर को और कसकर पकड़ लिया और दीवार से लगा दिया और कहा, तुम यहाँ से जाओगी कैसे? तुम्हारा फोन कल ही टूट गया था और तुम किसी को यहाँ लेकर भी नहीं आई हो। अर्नव की बातें सुनने के बाद अवनी को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने किसी को नहीं लाया और क्यों अर्नव पर डिपेंड हो गई। अर्नव ने अवनी के नाइट गाउन के कुछ बटन खोल दिए जिसकी भनक अवनी को हुई तो वो खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन अर्नव ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारी बॉडी देखी ही नहीं, तुम्हारे शरीर के हर हिस्से को मैंने देखा है। अर्नव की बातें सुनकर अवनी को अब शर्म और गुस्सा दोनों आ रहा था। इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? अवनी को अब ऐसा फील हो रहा था कि मानो वो तीसरी औरत हो। उसे सिर्फ वैशाली और उस बच्चे की फिक्र हो रही थी। अवनी के दिमाग में एक प्लान आया। उसने अर्नव से कहा, अर्नव अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मेरे हस्बैंड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुन अर्नव के हाथ अवनी के बटन पर रुक गए। उसके होंठ ऊपर की तरफ तंग गए। उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। अर्नव ने अवनी की चेस्ट के कपड़ों को पकड़ा, मुट्ठी बनाकर खींचा जिससे अवनी बिल्कुल अर्नव के चेहरे के करीब आ गई। अर्नव ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? फिर से कहना। अवनी एकदम से घबरा गई थी। उसकी इस हरकत से अवनी डरते हुए बोली, मैं शादीशुदा हूँ। अर्नव ये सुनकर अपनी मुट्ठी को और कस लेता है अवनी के कपड़ों पर। मेरा हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो हमने 2 साल पहले शादी कर ली थी। अवनी के हस्बैंड के बारे में अर्नव सुन नहीं पा रहा था, इसीलिए अर्नव ने गुस्से में अवनी के पकड़े हुए कपड़ों को मुट्ठी बना लिया था जिससे अवनी एकदम से सहम उठी और वो वहां से हिल नहीं पा रही थी। अर्नव ने अवनी की कमर को इतना ज्यादा कस लिया था कि अवनी को अब उस जगह दर्द होने लगा था। अवनी को अब डर लग रहा था कि उसने ये क्या कह दिया, ये प्लान तो उल्टा ही पड़ गया। अवनी ये सोच ही रही थी कि तभी अर्नव ने एक झटके में अवनी को बेड पर ढकेल दिया और खुद टेबल से अपना फोन उठाया और एक कॉल किया। अर्नव ने अवनी को गुस्से की नजर से देखते हुए फोन में कहा, मुझे 10 मिनट में जानना है कि अवनी अग्रवाल का कोई हस्बैंड है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन चाहिए राइट नाउ। ये कहकर उसने फोन काट दिया और बेड पर एक पैर फोल्ड करके अपने घुटनों पर हाथ रखकर गुस्से में कहा, अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है तो याद रखना तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है और शायद कहीं मैं तुम्हारा फिर से हस्बैंड ना बन जाऊं। ये कहकर वो कबर्ड के पास गया और अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में जाकर चेंज कर लिया। अपनी आंखें बंद किए हुए थी। अर्नव ने अवनी को देखते हुए कहा, अब ये सब की तुम आदत डाल क्योंकि तुम मुझसे भाग नहीं पाओगी। ये कहकर वो बाहर निकल गया। आफ्टर 1 आवर अर्नव अंदर रूम में आया तो उसने देखा कि रूम में कोई नहीं था। अर्नव ने हर जगह ढूंढा लेकिन अवनी कहीं नहीं थी। अर्नव को पता चल चुका था कि अवनी का कोई हस्बैंड नहीं है। अर्नव बालकनी की तरफ गया तो देखा कि बालकनी में साड़ी पाइप की तरफ बंधी हुई थी। अर्नव समझ गया कि अपनी साड़ी की मदद से पाइप से उतरकर बाहर गई। इसके साथ ही अर्नव हैरान था ये सोचकर कि इतने नीचे वो पाइप से उतरी कैसे। दूसरी तरफ अवनी भागते भागते दक्षिणेश्वर मंदिर के पास आ चुकी थी। अवनी ने दुपट्टा लिया और दक्षिणेश्वर मंदिर के अंदर चली गई। कोलकाता के सबसे बड़े मंदिर में से एक दक्षिणेश्वर मंदिर। अपनी पूजा करके वहीं कुछ देर के लिए मंदिर में बैठ गई जहाँ कीर्तन हो रहा था। अवनी पिछले दिन की सारी चीजें सोचकर बस खुद रोई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अर्नव ने कॉल करके अपने सभी आदमियों को अवनी को ढूंढने में लगा दिया था। अर्नव के आदमी हर जगह अवनी को ढूंढ रहे थे। मन में चल रहे तेज तूफान को शांत करने के लिए अवनी मंदिर से निकलकर गंगा किनारे चली गई। अवनी गंगा किनारे बैठकर पानी में अपनी अक्स को देख रही थी। अवनी को खुद को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो अब सब खत्म हो गया। मन के साथ साथ बाहर चल रहे तूफान के चलते अवनी के बाल तेजी से उड़ रहे थे। अवनी को वो पल याद आ रहा था जब वो प्रेग्नेंट थी और वो दिन याद आ रहे थे जब वो वैशाली और मायरा से मिली थी। अवनी वही अपना सिर टिकाकर सब कुछ सोचने लगी। अपनी डरी सहमी से कुछ देर बैठी रहने के बाद खुद से चिल्लाकर कहने लगी, हे काली माँ, मैंने इतनी बड़ी गलती कब कर दी कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। आज तक मैंने जिससे भी प्यार किया वो मेरा कभी नहीं हुआ। मैंने अपनी दोस्त के लिए अपना पहला प्यार छोड़ दिया। जब मैंने अभिनव से प्यार किया तो उसने मुझे अपनी रेपुटेशन के लिए छोड़ दिया। आज जब अर्नव से प्यार नहीं करना चाहती तो वो मेरे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट बन गया है।
जिसे मैं खुद से दूर नहीं कर पा रही हूँ। क्यों 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 आई मैं इंडिया? खुश थी मैं ऑस्ट्रेलिया में। वो चीख चीख कर अपनी भड़ास निकाल देना चाहती थी। तभी मंदिर के पुरोहित जी आए और अवनी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, क्या हुआ बेटी? अवनी उनकी तरफ देखी। अवनी की आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। अवनी ने रोते हुए कहा, पुरोहित जी। ये कहकर वो रोई जा रही थी। पुरोहित जी ने अवनी के आंसू पोंछे और कहा, शोक ठीक होगा बेटा, तुम टेंशन मत लो, काली माँ शोक ठीक करेगी। तुमको मजबूत बनना होगा, तुम्हें लड़ना होगा। काली माँ भी जंग में उतरी थी, तभी वो विजयी हुई थी। अपनी पुरोहित जी की बातें सुनकर अंदर से हिम्मत पा चुकी थी। पुरोहित जी ने आगे कहा, तुम्हारा पति तुम्हें बोझ चाहेगा, लेकिन उसे समय दो। अवनी को लग रहा था कि शायद पुरोहित जी किसी और की बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्नव की तो पहले ही शादी हो चुकी है। अवनी को लग रहा था कि वो फिर से बिखर गई है। अवनी दिमागी तौर पर थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। जब से उसका बच्चा उसकी जिंदगी से चला गया था, उसे न ठीक से समझ आता था और न कुछ कर पाती थी। पुरोहित जी से बातें करने के बाद अवनी गंगा किनारे से उठकर मंदिर की तरफ जाते हुए रास्ते में ही गिर गई, जहाँ से अवनी उठना नहीं चाहती थी। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था। तेज तूफान में सब अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन अकेली अवनी अकेले मंदिर में बैठी काली माँ को बेचैन नजरों से देख रही थी। तभी अर्नव और उसके 3-4 गार्ड खड़े हो गए थे। अवनी ने जब अर्नव को देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या अवनी का झूठा हस्बैंड वाला प्लान अब उसके लिए और भी बड़ी मुसीबत कर देगा? क्या मंदिर और गंगा किनारे मिली थोड़ी राहत उसे अर्नव की गिरफ्त से सचमुच बचा पाएगी? काली माँ से मांगी हुई हिम्मत सच में अवनी को अर्नव और उसकी साजिशों से लड़ने की ताकत दे पाएंगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज आ रही थी। अवनी डर के मारे जमीन से उठ गई और अर्नव को अपनी डरी हुई नजर से देखने लगी। अर्नव के गार्ड ने कहा, बॉस, हम मैडम को आपके पास लेकर आते हैं। उसके गार्ड सिर्फ एक कदम ही आगे चले थे कि अर्नव ने अपने हाथों की उंगलियों के इशारे से मना कर दिया। अवनी वहां खड़ी कांप रही थी। अवनी की साड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी। अर्नव को वो कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी जो डरी सहमी सी उसको देख रही थी। अर्नव को अब लग रहा था कि उसने अवनी को कुछ ज्यादा ही डरा दिया, जिससे अवनी उसके पास आने से भी डर रही थी। अवनी का चेहरा आंसुओं की वजह से पूरा भीग चुका था। अर्नव ने अवनी को देखा और कहा, अवनी इधर आओ। अर्नव की बातों से लग रहा था वो सीधे उसे धमकी दे रहा है कि अगर वो नहीं आई तो और बुरा होगा। अवनी डरी हुई थी, वो वहीं खड़ी थी मानो वहां जम गई हो। अर्नव ने फिर कहा, अवनी यहाँ आओ। अर्नव की कड़क आवाज सुनकर अवनी कांप गई। वो कांपते हुए एक एक कदम बढ़ाती हुई अर्नव की ओर जा रही थी। जब अवनी अर्नव के पास गई तो वो ज्यादा डर के मारे कांपने लगी थी, मानो कोई बच्चा डर रहा हो कि कहीं टीचर उसे डांट ना दे। अर्नव ने अवनी को पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। अर्नव ने मन में कहा, मैं एक दिन साथ नहीं था तो उसने क्या हालत बना ली अपनी। अवनी का शरीर जो ठंडा था अर्नव की बाहों में रहने से गर्म होने लगा था। अवनी अब धीरे धीरे शांत होने लगी थी। अर्नव ने अवनी को अपनी गोद में उठाया और कार के अंदर ले गया। कार में बैठते हुए भी अवनी ने अर्नव को खुद से दूर नहीं किया। अवनी शांत बैठी अर्नव की शर्ट में अपना चेहरा छुपाकर आंखें बंद किए लेटी थी, लेकिन वो सोई नहीं थी। अर्नव उसे देख रहा था। उसे लग रहा था मानो पुरानी अवनी वापस आ गई हो। अर्नव ने अवनी को लिए हुए कार में बैठकर कहा, अवनी। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्नव समझ रहा था कि अवनी उससे डर गई थी। अर्नव ने फिर से कहा, अवनी। अवनी ने सिर्फ में जवाब दिया। अर्नव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अर्नव ने प्यार से उसे कसकर पकड़ा और उसके माथे को सहलाते हुए बोला, मैं बहुत बुरा हूं ना? अवनी ने फिर से कहा। अर्नव को अब और हंसी आ रही थी कि कैसे बच्ची जैसे अवनी बिहेव कर रही है। पूरे रास्ते खामोशी छाई रही। ना अर्नव ने कुछ कहा और ना ही अवनी ने। जब होटल के एंट्रेंस पर गाड़ी रुकी तो अर्नव उसी तरह अवनी को बाहों में लिए बाहर उतरा और अवनी को होटल के अंदर ले गया। अवनी खामोश अर्नव के सीने से चिपकी हुई थी। अवनी ने अर्नव की कॉलर को कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे अर्नव समझ सकता था कि अवनी कितनी डरी हुई थी। अर्नव ने ध्यान से अवनी को बेड पर लेटाया, लेकिन अवनी अर्नव को छोड़ ही नहीं रही थी। उसने कसकर अर्नव के कॉलर को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अर्नव अवनी से दूर नहीं हो पा रहा था। अर्नव ने धीरे से अवनी के कान में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ। मैं वॉशरूम से आता हूँ, अब छोड़ो मुझे। अर्नव ने अवनी का हाथ अपने कॉलर से हटाकर बेड पर रखा और खुद वॉशरूम में चला गया। अर्नव ने गर्म पानी से बाथटब भरा और वॉशरूम से निकलकर अवनी के पास आ गया। सबसे पहले अर्नव ने अवनी की साड़ी को उसके बदन से अलग कर दी। अवनी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अर्नव ने अवनी के सारे कपड़े हटा दिए। अवनी शर्म के मारे एकदम चुप थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा। अर्नव ने अवनी को गोद में उठाया और वॉशरूम में ले जाकर बाथटब में लिटा दिया। बाथटब में रहने से अवनी के शरीर को आराम मिलने लगा था। अवनी को रिलैक्स फील हो रहा था। अर्नव ने जब अवनी को वॉशरूम में ले जाकर बाथटब में लिटा दिया तब उसे पुराने दिन याद आ गए। इसी तरह अर्नव उसका कितना ख्याल रखता था। अवनी मन में बोली, क्या हो तुम अर्नव? कभी खुद ही चोट पहुंचाते हो और फिर खुद ही मरहम लगाते हो। तो मुझे कब समझ आओगे? मुझे नहीं पता कि कल कौन सा सवेरा होगा, लेकिन इस रात को मैं खोना नहीं चाहती। जी लेना चाहती हूँ इस रात को। शायद फिर कभी ये रात आए ना आए। ये सब सोचते सोचते अवनी को नींद आ गई। अर्नव ने देखा अवनी सो गई है। उसने अवनी को उठाया नहीं। उसने पानी को छुआ तो पानी भी अब उतना गर्म नहीं था। अर्नव ने अवनी को अपनी बाहों में लिया और बेड पर लिटा दिया। सबसे पहले उसने अवनी के शरीर को साफ किया। फिर उसने कबर्ड से एक नाइट गाउन निकाला और अवनी को पहना दिया। फिर वो खुद फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से निकला और कबर्ड से ट्राउजर और टी शर्ट निकाल लिया। उसने कपड़े पहन के रूम सर्विस को कॉल लगाया और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, जिसके थोड़ी देर में रूम में खाना आ गया। अर्नव ने डिनर में सिर्फ टमाटर सूप ऑर्डर किया था, जिससे अवनी को आराम मिल सके। रूम सर्विस के जाने के बाद अर्नव ने धीरे से अवनी को जगाया और बेड के पास सूप लाकर कहा, सूप पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। अवनी थोड़ी हिचकिचा रही थी तो अर्नव ने सूप को चम्मच में लिया और अवनी के होठों के करीब ले आया। अर्नव ने इशारे से पीने को कहा तो अवनी ने मुंह खोल दिया। अर्नव ने मन में कहा, मुझे तुम हमेशा ऐसी प्यारी बच्ची बनी अच्छी लगती हो। न जाने क्यों तुम मेरे सामने बहादुर बनने की कोशिश करती हो। अगले दिन सुबह जब अवनी की आंखें हल्की हल्की खुलने लगी तो उसने महसूस किया कि कोई भारी चीज उसके ऊपर है। अवनी ने पूरी आंखें खोली और देखा कि उसकी कमर पर अर्नव का हाथ था, जो बड़े सुकून से सो रहा था। अवनी मुस्कुराई और अर्नव के पास सहलाते हुए उसके माथे पर किस किया और मुस्कुराने लगी। तभी उसने देखा कि फोन पर वैशाली नाम फ्लैश हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया। अवनी ने अपने मन में कहा, मैं वैशाली से नजरें कैसे मिलाऊंगी? मैंने क्या कर दिया?
अवनी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कड़क आवाज आई, अर्नव तू ऑफिस नहीं जा रहा है क्या? ऑफिस गई थी लेकिन तेरे मैनेजर ने कहा कि तू कोलकाता गया है काम से और तेरे साथ कोई लड़की है जिससे तू प्यार करने लगा है। उसने इतना ही कहा था कि अवनी ने फोन काट दिया। उसने पूरी बात भी नहीं सुनी। अवनी की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। अवनी ने धीरे से अर्नव का हाथ अपने ऊपर से हटाया और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। वहीं अर्नव गहरी नींद में अब भी सो रहा था। दोपहर के 3 बजे जब अर्नव की नींद खुली तो उसने देखा कि अवनी नहीं थी। वो उठा और वॉशरूम से लेकर हर जगह अवनी को ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं थी। अर्नव ने तरुण को कॉल किया और पूछा, अवनी कहाँ है? तरुण बोला, बॉस हम तो मुंबई चली गई लेकिन हमारी मीटिंग। तरुण जवाब देते हुए बोला, बॉस उन्होंने सुबह सुबह क्लाइंट को इन्फॉर्म करके मीटिंग कर ली थी और तुरंत निकल गई। अर्नव ने गुस्से में कहा, और तुमने उसे जाने दिया? बॉस लेकिन आप ही ने तो मैसेज किया था कि आप नहीं आ पाओगे, आपकी तबीयत खराब है, आपकी जगह अभी मैम प्रेजेंटेशन देंगी और आपने ही मैसेज किया था कि उनके लिए फ्लाइट बुक करें, उन्हें मुंबई भेज दूं। इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने फोन भी ट्राई किया लेकिन आपका फोन लग नहीं रहा था। अर्नव ने गुस्से में कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो स्मार्ट लोग। मेरी फ्लाइट बुक करो अभी के अभी, मैं मुंबई निकल रहा हूँ। तरुण, यस बॉस। अर्नव ने मन में कहा, कब तक भागोगी अवनी? आना तो तुम्हें मेरे पास ही होगा। ये कहकर वो वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर गाड़ी लेकर एयरपोर्ट चला गया। अर्नव मुंबई पहुंचने के बाद ऑफिस जाने के बदले अपने मेंशन में चला गया और वहीं उसके कॉल पर मायरा को बुला लिया। एक मेड मायरा को मेंशन ले आई। अर्नव थोड़ी देर मायरा के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर मायरा को डाइनिंग एरिया में ले गया। मायरा को डाइनिंग टेबल पर बैठाया और खुद उसके पास बैठ गया। फिर उसने मायरा को चम्मच से खिलाते हुए कहा, जल्दी आपकी चाची आने वाली है, आपके चाचू का ख्याल रखने, तब आप उनके हाथ से खाना खाना। मायरा ने एक स्माइल दी और कहा, चाचा। अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, मेरा बच्चा। ये क्या है? अर्नव ने मायरा के माथे पर किस किया और फिर अपना डिनर कंप्लीट करने लगा। जब दोनों ने खा लिया तो अर्नव ने मायरा को गोद में लेके अपने रूम में ले गया और उसे अपने पास सुला दिया। लेकिन अर्नव की आंखों में नींद एक कतरा भी नहीं थी। वो बस उस रात के बारे में सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ अवनी का छोटा भाई रोहन घबराया हुआ दरवाजा नॉक कर रहा था। दीदी गेट खोलो, क्या हुआ है? जब से आई हो ना कुछ बात कर रही हो और ना एक नजर देखा है। देखो दीदी, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। रोहन ये कह ही रहा था कि तभी अवनी दरवाजा खोलकर बाहर आते हुए बोली, क्या हुआ तुझे? क्या लगा कि मैं रूम में क्या कर रही थी? मैं काफी थकी थी इसीलिए सो रही थी। ये कह वो जाने लगी तो रोहन ने पीछे से कहा, दीदी आपका भाई भले ही आपसे दूर रहा लेकिन मैं इतना अच्छे से जानता हूँ कि लाल आंखें सोने से नहीं रोने से होती है। उसके ये कहने पर अवनी वहीं रुक गई। रोहन ने आगे कहा, दीदी क्या है जो आप मुझे बता नहीं रही हो? मैं आपसे छोटा जरूर हूँ लेकिन इतना भी नहीं कि मुझे जिंदगी समझ नहीं आए। दीदी मैं आपका भाई नहीं दोस्त बनना चाहता हूँ। अवनी पीछे मुड़ी और रोहन के सीने से जा लगी और रोने लगी। रोहन सहलाते हुए बोला, बस दीदी कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना। जब थोड़ी देर बाद अवनी शांत हुई तो रोहन ने पूछा, क्या हुआ है? आप मुझे बताओ, आई प्रॉमिस मैं मॉम डैड को नहीं बताऊंगा। अवनी थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर कुछ सोचते हुए रोहन से बोली, मैंने बस मुंबई में किसी को देख लिया जो एक वक्त मेरा था। आज उसकी एक बेटी भी है और वाइफ भी। तो वही देख के मुझे थोड़ा दर्द हुआ इसीलिए। अवनी ने पूरी बात नहीं बताई। रोहन ने अवनी के आंसू पोंछते हुए कहा, क्या उस दिन भी वही इंसान आपको मिला था? अवनी ने हाँ में सिर हिला दिया। रोहन ने कहा, दीदी आज भी उस इंसान से प्यार करती है और ये मैं देख सकता हूँ, लेकिन जब उसकी वाइफ और एक बच्चा है तो मुझे लगता है कि आपको उसे भूल जाना चाहिए। अभी आप जाकर सो जाओ, हम जल्दी ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। अवनी ये सुन अपने सिर को हाँ में हिलाती है और चली जाती है। अवनी के जाने के बाद रोहन दरवाजे को निहारता रहता है। रोहन सीधे देखते हुए कहता है, कहीं ये अभिनव तो नहीं? दीदी और अभिनव रिलेशनशिप में भी थे क्या? दीदी अभिनव की कर थी? रोहन ने एक कॉल लगाया और कहा, मुझे 10 मिनट में अभिनव मल्होत्रा की सारी जानकारी चाहिए। क्या अवनी का अचानक मुंबई भाग जाना अर्नव के गुस्से को और भड़काएगा? क्या रोहन सच में अभिनव का नाम जानकर अवनी और अभिनव के पुराने रिश्ते का राज खोल पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। रोहन अपने रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसे एक कॉल आया। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो सर। रोहन, हाँ बोलो। फोन की दूसरी तरफ से जवाब आया, सर अभिनव मल्होत्रा की रीवो ब्रांड जो इंडिया में बेहद फेमस परफ्यूम की कंपनी मानी जाती है, उस कंपनी के सीईओ अभिनव मल्होत्रा है। उनका एक और भाई भी है। रोहन ने कहा, मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे ये बताओ क्या उसकी कोई वाइफ है? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, यस सर। उन्होंने 2 साल पहले एक लड़की जिसका नाम वैशाली धनराज है, धनराज फैमिली की सबसे छोटी बेटी, उससे शादी की थी और उनकी एक 2 साल की बेटी भी है जिसका नाम मायरा मल्होत्रा है। ओके थैंक यू। ये कहे उसने फोन रख दिया और मन में कहा, होना होती थी अभिनव की ही बात कर रही थी। शायद उसकी जिंदगी में उसके अलावा कोई और आया ही नहीं। इस वजह से आपको हमेशा दुख होता है कि उनकी एक बेटी है। आपको भी आगे बढ़ना होगा दीदी, आपकी जिंदगी में भी किसी का आना जरूरी है। ये कहकर वो लैपटॉप बंद करके टेबल पर रख के सो गया। अगले दिन सुबह नींद में अपनी बड़बड़ा रही थी, क्यों उठा रहे हो यार, सोने दो अर्नव। रोहन ने सवालिया अंदाज में कहा, दी आपने किसका नाम लिया? रोहन की आवाज सुनने के बाद अवनी तुरंत बेड से उठकर बैठ गई और बोली, क्या? अरे वो गलती से निकल गया। वो क्या है ना, इतना काम करवाता है वो अर्नव, इसीलिए। ये सुनकर रोहन जोर जोर से हंसने लगा और कहा, सीरियसली दीदी आपसे अर्नव काम करवाते हैं? वाह, जिस बॉस को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता ऑस्ट्रेलिया में, उस बॉस को अर्नव ने खटा मारा। ये कहकर वो जोर से हंसने लगा। रोहन की बात सुनकर अपनी गुस्से में कहती है, चल शार्प होके, मेरा दिमाग मत था, क्यों उठा रहा है? नींद की गोली का असर है अभी तक, सोने दे। रोहन दोबारा अवनी को जगाते हुए कहता है, दी उठो, मॉम डैड आने वाले, उठो यार। ये सुनकर तो अपनी बेड से तपाक से उठकर बैठ गई और आंखें बड़ी करके बोली, कहाँ है और यहाँ क्यों आ रहे हैं? अब उन्हें क्या चाहिए मुझसे? अब क्या उन्हें मुझसे यहाँ से भी प्रॉब्लम है क्या? यार बख्श दो ना बच्चे को। ये कहकर अपनी झूठा रोने लगी। रोहन अपनी का ब्लैंकेट खींचते हुए बोला, बस हो गया दी आपका मेलोड्रामा, चलो उठ के तैयार हो जाओ, कोई गेस्ट भी आने वाले हैं शायद। व्हाट? अब गेस्ट में कौन सी मुसीबत आने वाली है? रोहन, वो सब मुझे नहीं पता, डैड ने कहा है कि उनके साथ कोई आने वाला है घर पर, तो दोनों को रेडी होना है। ये डैड ना हमेशा अपनी ही चलाते हैं, मैं जा रही हूँ भागने। ये कहकर वो बेड से उठी और हॉल में गई और चिप्स का पैकेट लेकर खाने ही वाली थी कि तभी रोहन ने पैकेट छीन लिया और कहा, दी
कृपा करके ब्रश तो कर लो यार, क्या पता बड़ी कैसे हो गई हो। आपको तो मेरे बाद पैदा होना चाहिए था। जाइए जाकर ब्रश करके आइए। रोहन के कहने पर अवनी तुरंत गई और 5 मिनट में ब्रश करके आई और हॉल में जाकर देखा तो रोहन नहीं था, शायद वो बाहर गया था। उसने सोचा थोड़ी देर और सो लेना चाहिए, वैसे भी संडे है। ये सोचकर वो सोफे पर ही सो गई। थोड़ी देर बाद प्रकाश जी और रूही जी और उनके साथ एक और शख्स आया था। उन्होंने देखा गेट बंद है तो उन्होंने अपने पॉकेट से एक चाबी निकाली और गेट खोल दिया। घर वापस आने के बाद जैसे ही लिफ्ट से रोहन निकला तो उसने देखा कि घर खुला हुआ है, इसलिए वो तेजी से अंदर चला गया और अंदर जाते ही वो खुशी से चिल्लाते हुए बोला, डैड आप आ गए। प्रकाश जी हाँ, लेकिन तुम्हारी बहन कहाँ है? रोहन डैड वो यही कहीं होगी। ये कहते हुए उसकी नजर उस शख्स पर गई जो एक हाथ पॉकेट में और एक हाथ से अपनी वॉच में टाइम देखते हुए सबसे अलग और सबसे ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था। रोहन पहली बार अर्नव को देख रहा था, इसीलिए उसने सवाल करते हुए कहा, आप अर्नव मल्होत्रा हो ना? हाँ, मेरी बहन ने बताया था आपके बारे में। प्रकाश जी ने फिर कहा, अरे तुम्हारी दी कहाँ है, कहीं तो नहीं दिखाई दे रही, मैंने सब जगह ढूंढा। अरे डैड आप टेंशन मत लो, वो मरने वालों में से नहीं है, अभी जस्ट मैंने उसे उठाकर वॉशरूम में भेजा था। प्रकाश जी ने मुस्कुराकर अर्नव से कहा, हमारी बेटी ऐसी ही है नटखट, चलिए हम लिविंग रूम में बैठकर बात करते हैं। वो लोग जब हॉल में आए तो सबने देखा कि अवनी हॉट पैंट पहनकर ऊपर क्रॉप टॉप में सोफे पर सो रही थी। ये देख प्रकाश जी को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। रोहन तुरंत गया और अवनी को उठाने लगा। थी उठो, अवनी नींद में थी। क्या है भाई, चैन से सोने देना, कल की गोली का असर अब भी है, मुझसे उठा नहीं जाएगा। अर्नव ने जब ये सुना तो प्रकाश जी से पूछा, ये किस गोली की बात कर रही है? प्रकाश जी सकपकाते हुए बोले, बेटा वो अवनी सोने से पहले स्लीपिंग पिल्स लेती है। अर्नव सीरियस होकर बोला, कब से? प्रकाश जी 3 साल हो गए, वो डेली स्लीपिंग पिल लेती है। हमने काफी छुड़ाने की कोशिश की लेकिन एक दिन भी वो नहीं खाती तो उसे नींद नहीं आती। लेकिन क्यों अंकल? हमें नहीं पता इंडिया में क्या हुआ था, जब से आई थी तब से वो ऐसी ही है। हमारी बच्ची कहीं खो गई है, मैंने इन 3 सालों में कभी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा, हमेशा कहीं गुम रहती है, न जाने क्या सोचती है। अब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो हम तुम्हें धोखे में नहीं रखेंगे। अर्नव ऐसा कुछ नहीं है अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, ये मेरा वादा है। प्रकाश जी थैंक यू बेटा। वो लोग बात ही कर रहे थे कि अर्नव अवनी के पास गया और उसके कान में कुछ कहने लगा, अगर तुम 1 मिनट में उठकर नहीं बैठी तो कोलकाता में जो हमने रात बिताई है उसकी सारी फुटेज दिखा दूंगा। अवनी तेजी से उठकर बैठते हुए चिल्लाई, हाँ नहीं, और आंखें फाड़ कर देखने लगी तो उसने सामने अर्नव को देखा। अवनी सवालिया अंदाज में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो पूरे रूम को देखने लगी लेकिन वो उसका ही घर था। तभी प्रकाश जी डांटते हुए बोले, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। अवनी घूरकर अर्नव को देखने लगी, डैड ये यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रकाश जी मैंने कहा ना पहले जाओ। अवनी ओके, ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। प्रकाश जी हैरानी से अर्नव को देखते हुए बोले, ऐसा क्या बोल दिया तुमने कि वो एक बार में उठ गई? अर्नव एक स्माइल के साथ बोला, मैजिक। अवनी वॉशरूम से फ्रेश होकर हॉल में आई। प्रकाश जी ने उससे प्यार से कहा, अवनी बेटा जाओ जाकर अर्नव जी के पास बैठो। अवनी सुनकर घबरा गई और अपने मन में कहने लगी, न जाने अब ये क्या प्लान बना रहे। उसे ना चाहते हुए भी अर्नव के पास बैठना पड़ा। अवनी ने धीरे से अर्नव से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्नव आज भी तुम्हारी हरकतें वही है, आज भी तुम्हें नींद से बहुत प्यार है। अर्नव की बातें सुनकर अवनी बोली, तुम्हें उससे क्या, तुम यहाँ क्यों आए हो, अब क्या चाहिए तुम्हें? अर्नव ने एक डेविल स्माइल देते हुए कहा, भूल गई क्या मेरी जान, मैंने कोलकाता में ही बताया था कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। ये सुन अवनी दंग रह गई, लेकिन तभी बीच में प्रकाश जी की आवाज आई, क्या फुसफुसा रहे हो, हमें भी बताओ। कुछ नहीं डैड, ये बिजनेस की बातें कर रहे थे। प्रकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, बिजनेस की बातें तो पूरी जिंदगी होंगी, फिलहाल तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है। अर्नव बेटा को तुम बहुत पसंद हो, बस तुम्हारे जवाब का इंतजार है। अवनी सोफे से खड़ी हो गई और अपने डैड से बोली, लेकिन डैड आप मेरी शादी इनसे कैसे करा सकते हैं, इनकी तो पहले से शादी हो चुकी है। अर्नव हैरान था, ये क्या कह रही हैं आप, आखिर पहली शादी भी तो इसी से हुई थी। प्रकाश जी ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन वो लड़की अच्छी नहीं थी, उसने अर्नव को धोखा दिया था, इसीलिए उनका डाइवोर्स हो गया। अवनी अर्नव को देखते हुए बोली, लेकिन वो तो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं हो सकता। अवनी आगे कुछ कहती उससे पहले ही अर्नव ने कहा, क्या हम बात कर सकते हैं अकेले रूम में? अवनी को अब डर लग रहा था, न जाने अब वो क्या करने वाला था उसके साथ। अवनी ने तुरंत कहा, नहीं हमें कोई बात नहीं करनी है। रूही जी ने कहा, बेटा एक बार तुम्हें बात कर लेनी चाहिए। अवनी को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। अर्नव ने अवनी को रूम में लाने के बाद गेट लॉक कर दिया और गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। अवनी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब से कैसे बचे। अवनी गुस्से से बोली, मुझे जाने दो नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। अर्नव ने अवनी के हाथ को पकड़कर खींचा और उसके हाथ को पीछे कमर से टिकाया। अवनी अब कसमसाने लगी थी और धीरे धीरे बोल रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अर्नव ने अवनी के होठों को देखते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि उन्हें मेरी पहली पत्नी का राज बता दूं? ये सुनते ही अवनी एक वक्त के लिए वहीं ठहर गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद अवनी ने मुंह खोला और कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अर्नव बोला, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि कोलकाता की जो फोटोज है वो भी दिखा दूं। क्या बोलती हो, दिखा दूं? अर्नव की धमकी से अवनी किसी सोच में चली गई। तुमने हमारे साथ ऐसा किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तुमने एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी, निकल जाओ यहाँ से। अवनी ने बोला, नहीं। अवनी की सांसें तेज हो गई थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। अवनी असल में इमेजिन कर रही थी कि अगर प्रकाश जी को पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अवनी के होंठ कांप रहे थे। अवनी ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और अर्नव को देखकर कहा, मैं शादी के लिए राजी, लेकिन अभी भी वैशाली और मायरा का राज अवनी को नहीं पता था। क्या अवनी का फैसला उसकी मजबूरी है? क्या अर्नव के खिलाफ पहले की तरह कोई चाल? क्या प्रकाश जी को सच में अर्नव की असली जिंदगी का सच पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी को कांपता हुआ देख अर्नव ने अपने पैंट की पॉकेट से रुमाल निकाला और अवनी के माथे को पोंछने लगा। अवनी दोबारा किसी सोच में चली गई। अर्नव ने नोटिस किया कि अवनी जब भी सोचती थी तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, वो किसी गहरी सोच में चली जाती थी।
अर्नव ने अवनी के होठों पर हल्का सा किस किया, जिससे बाहर किसी को पता न चले कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है। अवनी को जब अर्नव के होठों की छुअन महसूस हुई तो वो होश में आ गई। अवनी ने अर्नव को धक्का देते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो जब चाहे तब मेरा इस्तेमाल कर लो। अर्नव ने बड़े ही कैजुअल तरीके से कहा, किसने कह दिया कि तुम मेरी गुलाम नहीं हो? तुम्हारी हर चीज यानी तुम्हारे सर से लेकर पांव तक हर हिस्से पर सिर्फ मेरा हक है। इतना कहकर अर्नव ने अवनी के बाजू को कसकर पकड़ लिया और दबाना शुरू कर दिया। अवनी को अब दर्द हो रहा था। क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अर्नव अवनी को छेड़ते हुए, बाहर तुम वही कहोगे जो तुमने कुछ देर पहले मुझसे कहा कि तुम इस शादी के लिए राजी हो। इसके बाद अर्नव अवनी को इस हालत में छोड़कर बाहर चला गया। अवनी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ हुआ था और दूसरी तरफ खाई। अवनी ने अपने आंसू को पोंछा और खुद से कहा, ये शादी भले ही तुम अपनी मर्जी से कर लो, लेकिन प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा मुझसे, कभी नहीं। ये कहते हुए अवनी अपने पैर पटकते हुए हॉल एरिया में चली आई और इस बार वो प्रकाश जी के पास बैठी थी, लेकिन अर्नव ने इस बार कोई रिएक्ट नहीं किया। वो बड़े आराम से, मेरी तरफ से अवनी के लिए हाँ है, आप लोग अवनी से पूछ लीजिए। अवनी ने अर्नव को देखते हुए कहा, मैं इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ। अवनी का जवाब सुनने के बाद अर्नव कहता है, ओके तो मैं चलता हूँ और अगली बार सारे डेट्स फाइल करने के लिए मेरे मॉम एंड डैड आएंगे। अवनी को तो घबराहट हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो कैसे पूर्वी जी का सामना करेगी। 3 साल बाद उसके सामने फिर से वो सारे लोग आमने सामने होंगे। अर्नव उठा तो प्रकाश जी ने कहा, बेटा अब आए हो तो लंच करके जाओ, हमारी चीकू बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसके हाथ का खाना खाओगे तो जिंदगी भर तारीफ करोगे। अर्नव सोचने लगा कि ये खाना कब बनाना सीखी। प्रकाश जी ने अवनी से कहा, जाओ बेटा, आज अर्नव जी के लिए उनका फेवरेट फूड तंदूरी चिकन बनाओ, उन्हें बेहद पसंद है, और साथ में डेजर्ट में खीर भी बना देना। सुनते ही अपने पहले के दिन याद करने लगी। मन में सोचने लगी, जब वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और अवनी ने पूछा था, आपका फेवरेट फूड क्या है? अर्नव ने कहा था, तंदूरी चिकन और साथ में बटर नान। अवनी ने पूछा, और डेजर्ट में आपको क्या पसंद है? अर्नव ने कहा, खीर, तुम्हारे हाथ की। अवनी हैरानी से बोली, लेकिन मैंने तो कभी बनाई नहीं, तो आपकी फेवरेट कैसे बन गई? अर्नव अवनी के गाल को खींचते हुए बोला, जिस दिन तुम्हारी पहली रसोई थी और तुमने फर्स्ट टाइम मुझे खाना सर्व किया था, तब से मेरी फेवरेट खीर है, और जब तुम मुझे पहली बार खीर बनाकर खिलाओगी उस दिन और भी फेवरेट हो जाएगी। ये सब सोचते हुए अवनी हल्की सी स्माइल कर रही थी। जब अवनी को एहसास हुआ कि सबकी नजरें उसकी ओर है तो वो तुरंत बात को संभालते हुए बोली, वो उन्होंने ही कहा था ऑफिस में जब मैंने पूछा था। अर्नव अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। अर्नव मन में बोला, कब तक बचोगी मेरी जान, मेरी हर बातों से, मेरे एहसासों से, मुझसे जुड़ी हर यादों से। तुम्हें किसी न किसी चीज से मेरी याद आती ही रहती है और तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती। अवनी लिविंग रूम से निकलकर किचन में चली आई। प्रकाश जी लिविंग रूम में अर्नव से बात करते हुए बोले, आपको ये बात पता नहीं होगी लेकिन मैं बताता हूँ। जब अवनी ऑस्ट्रेलिया में पहले रहती थी तो उसे कुछ भी खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए इंडिया जाना पड़ा तो अवनी खुशी खुशी चली गई। अवनी की इच्छा थी कि वो इंडिया में पढ़े, इसीलिए हमने उसे इंडिया भेज दिया। लेकिन जब वो 6 साल बाद ऑस्ट्रेलिया वापस आई तो बिल्कुल बदल चुकी थी। पहले जैसी वो झल्ली सी लड़की नहीं रही थी। इंडिया आने के बाद अवनी काफी समझदार हो गई थी। वो खाना से लेकर घर के हर काम जान चुकी थी। हमें काफी खुशी हो रही थी, लेकिन जैसे वक्त बीतता गया हमें अवनी का बर्ताव सही नहीं लग रहा था। वो जब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गई थी हमेशा चुपचाप रहती थी और अपने रूम में रहती थी। हर संडे खाना बनाती और सबके साथ खाती, लेकिन उसे इन 3 सालों में खुलकर मुस्कुराते हमने कभी नहीं देखा। ज्यादातर टाइम अपने ऑफिस में ही बिताती थी और न कभी किसी से ज्यादा बात करती थी और ना ही किसी लड़के को अपनी जिंदगी में आने दिया। लेकिन 6 सालों में ऐसा क्या हुआ था जो वो ऐसी हो गई, हम तीनों में से कोई भी नहीं जानता। हमें लगता है आपके बड़े भाई अभिनव से जुदा होने से हुआ था, लेकिन हम इस बात से पक्के भी नहीं थे। देखिए अर्नव जी, मैंने जितना आपको जाना है, मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी आपके साथ खुश रहेगी, क्योंकि मैंने उसे देखा है। जब वो आपके सामने रहती है तो नॉर्मल बर्ताव करती है, और आज जब मैंने पूछा तो पहली बार उसने किसी के लिए हाँ कहा। प्रकाश जी की बातें सुनने के बाद अर्नव को अपने कैबिन से लेकर अभी तक की सारी चीजें याद आने लगी थी, जिस तरह अपनी बर्ताव कर रही थी। उसे शक था, लेकिन अब कंफर्म हो गया था। अर्नव ने कहा, मुझे लगता है अपनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई। फिर अर्नव प्रकाश जी के पास गया और नीचे एक पैर फोल्ड और एक पैर को हाफ बेंड करके प्रकाश जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आई प्रॉमिस अंकल, मैं अवनी को पहले जैसे ठीक कर दूंगा। बस मेरी उससे जल्द से जल्द शादी करवा दीजिए, जिससे मैं उसे किसी हक से ठीक कर सकूं। ये बात तो अर्नव ही जानता था कि वही ठीक कर सकता है अवनी को, लेकिन इस बात का फायदा उठाकर उसने शादी जल्दी करने का सोचा। प्रकाश जी को ये देख अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने अर्नव की बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं अर्नव? आप जानते हैं कि मैं आपको अपना बेटा मानता हूँ। बचपन में आपको याद नहीं, लेकिन बचपन से ही आपने अवनी का ध्यान रखा है। आपको हमेशा से ही अपनी पसंद थी। मैंने तो बचपन में ही आपके पापा से कहा था कि बड़े होकर हम इन दोनों की शादी करवा देंगे, और उन्होंने हाँ भी कहा था। लेकिन फिर मुझे सबको लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। ये सब सुनकर अर्नव सोचना पड़ गया, क्या सच में आपकी मेरी बचपन का प्यार थी? जो भी हो, लेकिन प्रेजेंट में वो मेरा इश्क और जुनून दोनों है। थोड़ी देर बाद अवनी की आवाज आ गई, खाना तैयार है, आ जाइए सब डाइनिंग एरिया में चले गए और अर्नव अवनी के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गया, जहां अवनी आराम से बैठकर खाने की प्लेट को निहार रही थी। वो सोच रही थी कि अर्नव कब तक जाएगा। जब प्रकाश जी ने देखा कि अवनी ने कुछ सर्व नहीं किया तो वो डांटते हुए बोले, चीकू ये क्या तरीका है मेहमानों के सामने बर्ताव करने का? अवनी ने प्रकाश जी की तरफ देखते हुए कहा, डैड मैं भी भूखी हूँ, और अर्नव मल्होत्रा वैसे भी बहुत फ्रेंडली, उन्हें फॉर्मेलिटी हमारा पसंद नहीं है। प्रकाश जी गुस्से में, मैंने कह दिया ना कि तुम अर्नव को खाना सर्व करो तो करो। अवनी ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे खाने की तो किसी को परवाह ही नहीं है, सबको दूसरे के भूखे होने से फर्क पड़ता है। अवनी गुस्से में उठी और तंदूरी चिकन और बटर नान सर्व कर दी। अर्नव को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अवनी इतनी बड़ी हो गई है। उसे खाना बनाना आ गया था, जो कभी किचन में पैर नहीं रखती थी। अर्नव ने टेस्ट करके देखा कि खाना कैसा बना है। जब उसने खाना चखा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अवनी ने बनाया है। अर्नव ने सीधे ही अवनी से पूछ लिया, तुमने कौन से रेस्टोरेंट से मंगाया है? अवनी इससे पहले अपनी भड़ास निकाल पाती, उससे पहले ही रूही जी ने कहा, बेटा ये अवनी नहीं बनाया है, मेरे सामने, और इंडिया में जब रहती थी तभी बनाना सीखी थी, ऐसा अवनी ने कहा था। अर्नव ने पूछा, तुमने कौन से शेफ से सीखा है? अवनी बोली,
यूट्यूब से बनाना सीखी हूँ। जब इंसान का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता तब इंसान खुद सब बनाना सीख जाता है। अवनी ने अर्नब को देखते हुए कहा। अवनी को अब गुस्सा नहीं आ रहा था। वो फिर से अपने पुराने दिनों को याद में लगी थी जब प्रेगनेंसी में वो खाना बनाती थी, लेकिन वो किसी तरह खाना बनाना सीख ही रही थी क्योंकि निधि पूरा दिन घर से बाहर रहती थी। क्या अवनी की मजबूरी बनेगी उसकी बर्बादी? क्या वो करेगी अर्नब का पर्दाफाश? क्या शादी से पहले अवनी को पता चलेगा वैशाली का सच? क्या ये गलत फहमी अवनी के पापा को भी हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अर्नब अवनी के हाथ का बना खाना खाते हुए सरकास्टिक स्माइल देते हुए बोला, मेरी होने वाली वाइफ इतना अच्छा खाना बनाना जानती है, मुझे पता ही नहीं था। अवनी उसे इग्नोर करते हुए प्रकाश जी से बोली, डैड मुझे थोड़ा बाहर जाना है, निधि से मिलने। प्रकाश जी ने अवनी को टोकते हुए कहा, पहले तुमने जो डेजर्ट बनाया है वो तो सर्व करो। ये सुन अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा, वो तो माँ भी दे सकती है ना। ये सुनते ही प्रकाश जी गुस्से में अवनी से कहने लगे, चुप, ये तुम कैसे बिहेव कर रही हो? तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? तुम जानती हो कि हमारी फैमिली में कभी भी मेहमान के सामने ऐसे नहीं करते। तुमने पहले तो ऐसे बिहेव कभी नहीं किया। तो तुम प्रकाश जी अवनी को डांट ही रहे थे कि तभी अवनी वहां से उठी और किचन में चली गई। और थोड़ी देर बाद किचन से अवनी एक बाउल लेकर डाइनिंग एरिया में आ गई और टेबल पर रख दिया। अर्नब स्माइल के साथ बोला, और एक बात, ना मैं अब मेहमान हूँ और ना ही अवनी को डिसिप्लिन की जरूरत है। मेरी वाइफ में पहले से ही बहुत मैनर्स है। अवनी उसे बिल्कुल इग्नोर करते हुए एक छोटे बाउल में खीर सर्व करने के बाद एक स्पून डालकर अर्नब की ओर बढ़ा दी। अर्नब को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अवनी ने खाना बनाया है। आज पहली बार अवनी के हाथ की खीर का टेस्ट पता चलेगा। अर्नब ने अपने हाथ में बाउल लिया और स्पून से खाते हुए बोला, क्या ये तुमने बनाया है? गुस्से में अवनी ने कहा, हाँ। अवनी को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्योंकि खीर का स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो बनाया करता था। अर्नब ने अपने मन में कहा, ये तो बिल्कुल मेरी खीर का टेस्ट है। क्या बात है वाइफी, मैं पसंद नहीं तुम्हें लेकिन मेरी खीर तो मैं लुभा गई। अर्नब इतना मन में सोच रहा था कि तभी अवनी अपने लिए थोड़ा सा खीर बाउल में निकालकर खाने लगी। अवनी इतनी अच्छी खीर इसलिए बना पाई थी क्योंकि जब पहली बार अर्नब ने अवनी के सामने खीर बनाई थी तो अवनी ने ध्यान से देखा था। उसे सब याद था कि कितनी क्वांटिटी में अर्नब ने क्या क्या खीर में मिलाया था, कैसे खीर बनाई थी। क्योंकि अवनी मैथ में बहुत अच्छी थी जिस वजह से वो जो कुछ भी देखती सब याद बड़े आसानी से कर लेती थी और दिमाग में कैलकुलेट भी कर लेती थी। अर्नब ने खीर खाते हुए कहा, तुमने अंकल आंटी और रोहन को खीर नहीं दी? अर्नब के सवाल पर अवनी तंज कसते हुए बोली, वो क्या है ना, सब आपकी तरह तंदूरी चिकन खाने के बाद खीर नहीं खाते, ये सिर्फ आपकी आदत है। अर्नब ने भी उसी लहजे में कहा, तब तो ये आदत आपको भी है अवनी जी। देखिए आप भी तंदूरी चिकन खाने के बाद खीर खा रही है। अर्नब ने तंदूरी चिकन शब्द पर ज्यादा जोर देकर इसलिए कहा जिससे अवनी समझ जाए। ये सुन अवनी की बोलती बंद हो गई। तभी टिंग टोंग डोर की बेल बजने की आवाज आई। अवनी उठने लगी तो रूही जी ने कहा, तुम बैठो मैं देखती हूँ। रूही जी दरवाजा खोलने लग गई। जब दरवाजा खोला तो एक लड़की जो लगभग 21 साल की थी अंदर आई और रूही जी के ऊपर झपट पड़ी। वहीं रूही जी ने भी उसे जोर से गले लगा लिया। उस लड़की को देखने के बाद रूही जी के चेहरे पर साफ साफ हैरानी और खुशी के भाव देखे जा सकते थे। उन्होंने खुशी से कहा, निधि बेटा तुमसे मिले हुए कितना वक्त हो गया, कैसी हो और कितनी पतली हो गई हो, ऐसा लगता है घर पर खाना ही नहीं मिल रहा है। निधि खुशी से बोली, अब क्या करूं आंटी, आपके हाथ का खाना जो नहीं मिला, मुझे पतला होना ही था। ये कहते हुए दोनों ठहाका मारकर हंसने लगी। फिर निधि रूही जी से दूर होते हुए बोली, वैसे अवनी कहाँ है? उसकी आज मैं अच्छे से क्लास लूंगी, आज आने का कहकर नहीं आई और मुझे आना पड़ा। रूही जी हंसते हुए बोली, चलो चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हारे दर्शन तो हुए, तुम्हें देखे हुए सालों हो गए निधि। रूही जी और निधि बातें कर रहे थे और करते हुए डाइनिंग एरिया में आ गए। निधि की नजर सबसे पहले अवनी पर गई और वो एक्साइटेड होकर बोली, अवनी की बच्ची आज तो आई नहीं। ये सुनते ही अवनी सामने देखने लगी और निधि को अचानक देखकर खुश हो गई और तुरंत अपनी चेयर से उठकर निधि के पास आ गई और उसे जोर से हग करते हुए प्यार से बोली, तुझे तो मैं इस जन्म के हर पल में याद रखूं। निधि ने अभी तक अर्नब को नहीं देखा था। अवनी भी निधि को देखकर भूल चुकी थी कि अर्नब भी यहाँ है। असल में निधि को अर्नब की सिर्फ पीठ दिख रही थी, इसीलिए वो पहचान नहीं पाई थी। अर्नब समझ चुका था कि निधि आ चुकी है, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं किया। वो जैसे पहले बैठा था वैसे ही बैठा रहा। प्रकाश जी ने निधि से मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाई वाह चिंकी, दोस्त मिल गई तो अंकल को तो भूल ही गई। ये सुनते ही निधि भागकर प्रकाश जी के गले लग गई और मुंह फुलाते हुए बोली, आपको आपकी चिंकी याद नहीं आई इतने सालों में? आप तो मुझे भूल ही गए। प्रकाश जी निधि के माथे को चूमते हुए बोले, तू तो मेरी आधी जान है, फिर तेरे बाद रोहन आता है। ये सुन पास में बैठा रोहन मुंह बनाते हुए बोला, क्या डैड आप तो मुझे एकदम पीछे कर देते हैं। ये सुन सब हंसने लगे। प्रकाश जी निधि को अर्नब से मिलाते हुए बोले, इनसे मिलो, अवनी के होने वाले हस्बैंड, जल्दी इन दोनों की शादी होने वाली है। ये सुनने के बाद निधि की नजर अब अर्नब पर जाकर रुक गई तो वो बिल्कुल शॉक थी। निधि के चेहरे पर साफ गुस्सा और नाराजगी दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती अवनी तुरंत निधि के पास गई और इशारे से उसे वहां से उठाकर अपने कमरे में ले गई। निधि गुस्से से बोली, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसकी हिम्मत कैसे हुई दोबारा तेरी जिंदगी में आने की? और तूने मुझे इसके बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? क्या मैं तेरी दोस्त नहीं रही? क्या मैं तेरे लिए इतनी पराई हो गई हूँ कि तूने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? अवनी से पहले कुछ कह पाती निधि का मुंह चलता ही रहा। वो शिकायतों के पहाड़ ले आई। अवनी जब भी कुछ कहती निधि उससे पहले ही बोलने लगती। निधि गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती है जिसने तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से तुझे इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा और तू उसके साथ रहना चाहती है? ये सुनते ही अवनी ने एक हाथ से निधि का मुंह बंद किया और गुस्से से बोली, चुप, एकदम चुप। इसके आगे तूने कुछ और कहा ना तो कहीं मैं तेरा मर्डर ना कर दूं। और दूसरी बात, उससे शादी नहीं करना चाहती मैं, समझी? उससे शादी करना मेरी मजबूरी है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अवनी की बातें सुनते ही निधि बड़ी बड़ी आंखें करके अवनी को देखने लगी। अवनी बोली, और तुझे मैं क्या बताती कि मैं अर्नब से शादी कर रही हूँ और तू खुशी से आकर मुझे बधाई देती? ना मैं पागल हूँ और ना तू आकर सीधे बवाल करती, इसीलिए मैं तुझे सब बताने वाली थी। पर थोड़ी देर से निधि थोड़ी शांत होकर बोली, ठीक है मैं सबके सामने कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे उससे बात करनी है। मुझे उससे जवाब चाहिए कि उसने 3 साल पहले तेरे साथ ऐसा क्यों किया और आखिर अब क्यों आया है? अवनी निधि का हाथ पकड़ते हुए बोली, तू मुझसे वादा कर कि तू उससे मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं बोलेगी।
अवनी की बातों पर निधि ने सवाल करते हुए कहा, लेकिन क्यों? अवनी ने इमोशनल होकर कहा, मुझे मेरे अतीत का कोई मजाक बनते नहीं देखना। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है कि वो मेरे अतीत का सामना करेगा, उल्टा मुझसे 100 सवाल करने लगेगा जिनका मैं अब किसी को जवाब नहीं देना चाहती। निधि ये सब सुनने के बाद अवनी की सारी बातें मान लेती। वो कमरे से निकल गई। जब बाहर आई तो उसने देखा सब हॉल में आ चुके हैं। निधि स्माइल करने की कोशिश करते हुए सबसे बोली, अंकल क्या मैं अपने जीजू को थोड़ी देर ले जाऊं? मुझे उनसे थोड़ी बात करनी है। ये सुनकर प्रकाश जी ने निधि को परमिशन दे दी। निधि ने अर्नव को देखा और कहा, चलिए जीजा जी। ये कहते वक्त निधि की आंखों में एक अलग ही एक्सप्रेशन था। अर्नव उसे देखते हुए बोला, चलिए बाहर गार्डन में अच्छे से बात हो पाएगी। दोनों गार्डन में आ गए। जैसे ही दोनों बाहर आए निधि का गुस्सा फट पड़ा। वो काफी देर से खुद को कंट्रोल किए थे, लेकिन गार्डन में आते ही बोल पड़ी, तुम फिर अवनी की जिंदगी में क्यों आए हो? क्या चाहते हो तुम? अब तो अवनी को बख्श दो। तुमने उसे पहले इतनी बड़ी सजा दे डाली जिसकी कोई सीमा नहीं है। अर्नव ये सब चुपचाप सुन रहा था और अपने मन में कहने लगा, कैसे बताऊं कि ये इश्क अब जुनून बन गया है। उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर रखना मेरे बस में नहीं है। वो चाहे माने या ना माने, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह सकता। अर्नव ने निधि की एक भी बात का जवाब नहीं दिया। उल्टा उसने ही सवाल पूछ लिया, अवनी के साथ 3 साल पहले मेरी जिंदगी से जाने के बाद क्या हुआ था? ये सुन निधि घबरा गई। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसने अवनी को प्रॉमिस किया था। निधि कहना चाहती थी कि तुम खुद ही पता कर लो, लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर अर्नव ने इन सब का जिम्मेदार अवनी को ठहराया तो ये सोच निधि ने कोई जवाब नहीं दिया और बातें बदलते हुए बोली, आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसके सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो और कोई नहीं। उसकी हंसती खेलती जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। पहले अविनाव ने धोखा दिया, फिर तुमने। तुम्हारे धोखे की वजह से बच्चा। ये कहते कहते वो रुक गई। अर्नव ने नोटिस कर ली थी कि निधि ने अभी अभी एक बच्चे का जिक्र किया। इसीलिए निधि काफी ज्यादा घबराने लगी। 3 साल पहले अवनी की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि उसे इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा? अर्नव के पास ऐसा कौन सा राज है जिससे वो अवनी को ब्लैकमेल कर रहा है शादी के लिए? ऐसे में क्या बच्चे का सच जानने के बाद अर्नव अवनी से प्यार करने लगेगा, या सिर्फ अपनी जिद और जुनून के लिए बस उससे शादी करेगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। निधि के मुंह से बच्चा सुनने के बाद उसे घबराता देख अर्नव ने निधि की बाजुओं को पकड़ा। उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। अर्नव की आंखें इस समय इतनी डरावनी हो गई थी कि कोई भी उन्हें देख लेता तो डर जाता। फिर निधि तो एक लड़की थी। निधि उसकी आंखों में देखने के बाद डर के मारे पहले से और भी ज्यादा कांपने लगी। तभी अर्नव ने उसे बोला, मुझे अगर तुमने सच नहीं बताया तो याद रखना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। निधि घबरा कर बोली, मैं कुछ जानती। निधि अब फूट फूट कर रोना चाहती थी कि क्यों वो बाहर अकेले अर्नव के साथ आई। अर्नव ने निधि को छोड़ दिया। फिर उसने एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहा, ठीक है मत बताओ, मेरी होने वाली साली के लिए आज शाम एक सरप्राइज है, उसके लिए तुम तैयार है ना? ये सुन निधि डर के मारे कांपने लगी। निधि को अंदर ही अंदर रोना आ रहा था। उसने एक उंगली दिखाते हुए अर्नव से कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, सब कुछ खराब तुमने किया है और फंसा मुझे रहे हो। अर्नव उसकी बातें पूरी तरह से इग्नोर कर गार्डन से चला गया और लिफ्ट से अवनी के घर के अंदर चला गया। वो जब अंदर आया तो उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन अवनी उसे कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि अवनी अपने रूम में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। अवनी के मन में 100 सवाल चल रहे थे। क्या हुआ होगा? क्या निधि ने अर्नव को भगा दिया होगा? क्या ये शादी नहीं होगी? काश उसने उस राक्षस को डरा के भगा दिया हो। अब वो नहीं आए तो अच्छा है। क्या बात हुई होगी उन दोनों में? ये लड़की कब तक आएगी? ऐसे न जाने कितने सवाल अवनी के मन में चल रहे थे। तभी अचानक से अवनी को अपने कमरे में किसी के आने की आवाज आई तो वो तेजी से दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंच गई, क्योंकि कहीं ना कहीं अवनी अपने मन में निधि के आने को एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन उसने जैसे ही उसके दरवाजे खोले, उसके सामने वही जाना पहचाना चेहरा अर्नव खड़ा था और उसे ही देखे जा रहा था। अर्नव अवनी को रूम के अंदर ले गया और रूम को लॉक कर दिया। अर्नव कुछ देर तो अवनी को ऐसे ही निहारता रहा। फिर उसने अवनी को अपनी बाहों में उठा लिया। बाहों में उठाने के बाद उसने उसे बेड पर रख दिया। फिर उसने सामने बैठ के उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और अपने होठों से उन दोनों हाथों को चूम लिया। अवनी ये सब देखकर हैरान नजरों से अर्नव को देख रही थी। अर्नव ने अवनी की आंखों में देखते हुए कहा, क्या देख रही हो? तुम्हारा इनाम है। आखिर आज तुमने इतना अच्छा खाना बनाया था तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि तुम्हें कुछ देना है। अर्नव का मन कर रहा था अवनी को ले जाकर कहीं छुपा दे, जिससे कोई उसे देख ना सके। वो इतनी प्यारी दिख रही थी कि आज की उसके चेहरे से अर्नव की नजर ही नहीं हट रही थी। थोड़ी देर बाद अर्नव उसके चेहरे से अपनी नजर हटाते हुए अपनी पैंट की पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और फिर उसमें से खोलकर पायल निकालता है, जिसे देखकर अवनी खुश हो रही थी। फिर उसे अचानक याद आया कि वो क्यों इन सबसे खुश हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो इस इंसान ने उसे धमकाया था। ये सोचकर अवनी वहाँ से उठकर जाने लगी तो अर्नव ने उसके हाथ को पकड़कर खींच लिया, जिसकी वजह से अवनी अर्नव की गोद में आ गिरी। वो उसकी गोद में सोने वाली पोजीशन में थी, इसीलिए अवनी ने वहाँ से उठने की कोशिश की, लेकिन अर्नव ने उसे उठने नहीं दिया और कहा, सोचना भी मत, अगर तुमने उठने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, फिर देखता हूँ तुम कहाँ जा पाओगी। न जाने क्यों, लेकिन इस समय अर्नव का बर्ताव अवनी के साथ पहले से थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। वो पहले जैसा सख्त और क्रूर नहीं लग रहा था। ये सुनकर अवनी 1 इंच भी नहीं हिली। फिर अर्नव ने दोनों हाथों से अवनी को पायल पहनानी शुरू कर दी। अवनी को भी पायल पहनना पसंद था, लेकिन उसके साथ 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके बाद से पायल अपने पैरों से उतार दी थी, क्योंकि अवनी को हमेशा पायल की छन छन से अर्नव की याद आती थी। उसे लगता था कि उसके आसपास है, इसीलिए उसने हर चीज को छोड़ दिया था जिससे अर्नव की याद आए, सिवाय उस रिंग के जो अवनी अभी भी उंगली में पहनती थी। वो चाहकर भी उसे उतार नहीं पाती थी। अर्नव ने अवनी को पायल पहनाते हुए उसके पैरों को देखा, बिल्कुल दूध जैसे गोरे और सॉफ्ट थे। उसके पैरों में कोई दाग नहीं था, इसीलिए पायल पहनाने के बाद अर्नव झुक के अवनी के पैरों को चूम लेता है और फिर उसे गोद में उठाकर बेड पर बैठा देता है और बिना उससे कुछ कहे खुद ही बाहर निकल जाता है। अर्नव की इस हरकत से हैरान अवनी उसे बेचैन नजरों से देख रही थी, क्योंकि न जाने क्यों आज अवनी को अर्नव का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर अचानक अवनी उसकी पूरी बुरी हरकतों को याद करते हुए खुद पर गुस्सा करने लगी। क्या तू पागल हो गई है? तू उसे रोकना चाहती है जो तेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? ये सोच अपनी पायल उतारने की सोच रही थी, लेकिन
जब उसने अपने पैर पर पायल को सजा हुआ देखा तो उसे उस वक्त की याद आ गई जब अर्नव ने थोड़ी देर पहले उसे कितने प्यार से पायल पहनाई थी। अवनी ने अपने मन में कहा, जब इतनी प्यारी पायल उसने दी है तो पहने रहती हूँ, आखिर इस पायल की क्या गलती है। ये सोच वो उठी और गेट तक गई, लेकिन तभी गेट का दरवाजा खुला और निधि रूम में एंटर कर गई। निधि घबराई नजरों से अवनी को देखने लगी। अवनी बोली, क्या हुआ, तू अर्नव से बात करने गई थी ना। निधि बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उसे समझाया लेकिन वो कहने लगा कि तुझसे प्यार करता है, इसीलिए तुझे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैंने भी उससे धमकी दी है, अगर वो ये शादी नहीं रोकेगा तो मैं तुझे यहाँ से भगा ले जाऊंगी। अवनी के सामने निधि ये सब झूठ बोल रही थी क्योंकि वो खुद की इंसल्ट होती कैसे देख सकती थी। आखिर वो इतने गुस्से में जो अर्नव के साथ गई थी, लेकिन असल सच्चाई तो ये थी कि वो अंदर से बेहद डरी और घबराई हुई थी। निधि की बातें सुनने के बाद अवनी उसे घूरते हुए अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर बोली, तो मतलब तूने उसे धमकाया और वो डर गया है ना। निधि, तू आज तक उससे तेज आवाज में बात तक नहीं कर पाती और तू जंग जीत के आ गई। क्या मेरी शक्ल पर बेवकूफ लिखा है। अवनी का ये जवाब सुन निधि उसे पिटने के डर से वहां से भागने लगी। अवनी भी उसके पीछे भागते हुए बोली, तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ। क्या जरूरत थी तुझे बाप बनकर वहां जाने की, जबकि खुद वो तेरे सामने तेरा बाप बनके खड़ा हो जाता है। निधि भागते हुए बोली, अरे मुझे क्या पता था कि वो इतना खतरनाक है, मैंने जब उसे देखा था तो काफी क्यूट था। अवनी पीछे से बोली, निधि तू रुक जरा, नहीं तो। दोनों रूम में भागते भागते थक कर बेड पर लेट गई। दोनों ही ऊपर की सीलिंग को देख रही थी। अवनी मुंह बनाकर ऊपर देखते हुए बोली, ले तेरी विश थी ना कि तू मेरी शादी में नाच नहीं पाई, इस बार नाच लियो। निधि ने अवनी से कहा, हाँ और कोई चारा भी नहीं दिख रहा है। वैसे अर्नव जैसा भी हो लेकिन तुझसे प्यार तो करता है, मुझे उसकी आंखों में दिखता है। ये सुन अवनी तुरंत बेड पर बैठ गई और निधि को देखते हुए बोली, तुझे वो रावण अच्छा दिखता है, भूल गई वो दिन, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, अगर हो सकेगा तो इस बार भी मैं भाग जाऊंगी। निधि बैठते हुए बोली, नहीं अवनी, इस बार तू ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि तू भागेगी तो अंकल आंटी की इज्जत खराब होगी, उन्होंने जितना भी अपना नाम कमाया है सब लूट जाएगा। अवनी सुन बोली, तो क्या करूं यार, वो रावण की एक बेटी भी है और एक पत्नी भी। निधि ये सुन हंसते हुए बोली, पत्नी एक ही होती है। अवनी बोली, तुझे हंसी आ रही है। निधि बोली, अरे नहीं, मैं मजाक कर रही थी, लेकिन जब उसकी बीवी है तो वो तुझसे क्यों शादी कर रहा है, मुझे लगता है तुझे उसकी वाइफ से बात करनी चाहिए। अवनी बोली, उसका ऑलरेडी डाइवोर्स हो गया है। निधि बोली, हाँ क्या मतलब, ये इंसान के साथ कोई लड़की रहना ही नहीं चाहती क्या। अवनी बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस कोई रास्ता चाहिए। निधि ने कहा, ठीक है एक काम कर, तू सीधे उसके एक्स वाइफ से बात करके देख, शायद कोई रास्ता मिल जाए। फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। दूसरी तरफ ऑफिस में अर्नव अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था कि तभी अर्नव के फोन में एक नाम फ्लैश हुआ, रागिनी। अर्नव ने फोन उठाया तो वहां से एक चिल्लाने वाली आवाज आई, अर्नव यार कहाँ हो तुम, मैं एयरपोर्ट पर खड़ी हूँ। अर्नव ने हैरानी से पूछा, तुम मुंबई आई हो। रागिनी बोली, तो और क्या, देखो जितनी बातें करनी है बाद में करना, पहले किसी को भेजो मुझे लेने के लिए। अर्नव ने रागिनी को शांत कराते हुए कहा, शांत हो जा मेरी माँ, मैं अपने ड्राइवर को भेज रहा हूँ तेरे लिए। रागिनी एयरपोर्ट के बाहर खड़ी होकर कार का इंतजार कर रही थी, जिसके 15 मिनट बाद एक कार रागिनी के सामने आकर खड़ी हुई। रागिनी खुशी खुशी उसमें बैठी और मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गई। ऑफिस के बाद लगभग 4 से 5 बजे जब अर्नव मल्होत्रा मेंशन पहुंचा तो उसने रागिनी को देखते ही हालचाल पूछने को हुआ, कैसे हो। रागिनी बोली, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जनाब आपकी तो कोई खबर ही नहीं है, हमारे इंडिया के टॉप बिजनेसमैन इतने बिजी हैं कि अपने दोस्त के लिए एक फोन तक नहीं घुमा पाते। अर्नव बोला, वो क्या है ना, मैं घुमाने वाले खेल नहीं खेलता। रागिनी घूरकर उसे देखने लगी और बोली, मैं फोन करने की बात कर रही हूँ इडियट, और मैंने सुना है कि मेरे स्वीटहार्ट की शादी हो रही है। अर्नव बोला, हाँ उसी लड़की से। रागिनी बोली, क्या वो लड़की फिर से, कैसे, कब, क्या हुआ। इतने सारे सवाल सुनकर अर्नव सोफे पर बैठ गया और बोला, मेरी छोड़, तू अपनी बोल, तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, अभी तक वही बॉयफ्रेंड है या बदल गया। रागिनी बोली, कहाँ यार, अभी भी वही है, और वैसे भी हमेशा वही रहेगा। उनकी ऐसी ही बातें होती रही। अर्नव अवनी के साथ अचानक सॉफ्ट व्यवहार क्यों कर रहा है, क्या निधि के साथ मिलकर उसे धोखा देकर शादी करने का ये एक और प्लान है, या इससे पहले अवनी को वैशाली का सच पता चल जाएगा। जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी के घर से जाने के बाद निधि उसी दिन शाम 7 बजे अपने ऑफिस से निकलकर बाहर आई और कैब बुक करने लगी, क्योंकि उस दिन निधि ने लंच ब्रेक के समय अवनी से मिलने के लिए 3 घंटे की छुट्टी ली थी, जिसकी वजह से आज उसे थोड़ा देर तक ऑफिस में काम करना पड़ा। ऑफिस से निकलने के बाद निधि घर जाने के लिए मेन रोड तक चलते हुए गई, क्योंकि उसने कैब बुक किया था जो ऑफिस के बाहर मेन रोड पर उसका वेट कर रही थी। लेकिन निधि के कैब तक पहुंचने से पहले ही उसके सामने आकर एक गाड़ी रुकी, जिसके बाद निधि को सोच पाती उससे पहले ही उसमें से कुछ लोग निकले और निधि की ओर बढ़ने लगे। निधि ये देखकर डर के मारे पीछे होने लगी और बोली, देखो देखो मुझे जाने दो, नहीं तो मैं यहाँ जोर जोर से चिल्लाऊंगी। इससे पहले निधि चिल्ला पाती, एक आदमी जो मास्क लगाए हुए था वो आगे बढ़ा और निधि को गले लगा लिया और उसे वैसे ही गले लगाए हुए कार तक जबरदस्ती ले आया। निधि चिल्लाना चाहती थी, लेकिन तभी उस आदमी की आवाज उसके कानों में गई, खबरदार जो चिल्लाई, अगर तुमने चिल्लाया तो हम न चाहते हुए भी तुम्हारा मर्डर कर देंगे। ये सुन निधि वही जम गई, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहीं इन सब चीजों से बेखबर अवनी उसी दिन रात के समय अपनी बालकनी में छोटे से झूले में बैठी चांद को निहार रही थी। अवनी के अंदर अजीब सी बेचैनी थी जो वो किसी को बता नहीं सकती थी। अवनी एकटक चांद को देखे जा रही थी। कुछ देर बाद अवनी ने चांद से कहा, मैं चांद, मुझे बता तू मेरा क्या लगता है, क्यों मेरे साथ सारी रात जागा करता है, मैं तो बन बैठी हूँ दीवानी उनके प्यार में, क्या तू भी किसी से बेपनाह मोहब्बत करता है। अवनी ये कहते हुए खुद को खुद में समेट लेती है और आंखें बंद कर खुद को शांत करने लगी, लेकिन आंखें बंद करते ही अर्नव का चेहरा उसके सामने आ गया। उसे याद करते ही अवनी का शरीर गर्म होने लगा। वहीं दूसरी तरफ अर्नव अपने रूम की बालकनी में बिना शर्ट के सिगरेट पी रहा था, न जाने क्यों, लेकिन अब अवनी का चुप रहना अर्नव को खलने लगा था। उससे डर डर कर रहना, अवनी का नाम मुस्कुराना अब अर्नव की बेचैनी बढ़ा रहा था। अवनी हमेशा खुद को उससे दूर करने की कोशिश करती रहती,
लेकिन अर्नव को अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो खुद से कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा मुझसे पहली बार टकराना मेरे लिए इतना खास हो जाएगा। मुझे तो बिल्कुल पहले जैसी चाहिए अवनी, उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। अर्नव ने जब चांद को देखा तो उसमें उसे अवनी का चेहरा नजर आने लगा। वो मदहोश आंखों से चांद को देखे जा रहा था। तभी एक कॉल आया जिससे अर्नव का ध्यान टूट गया। वो कोई अननोन नंबर था। फोन रिसीव करके अर्नव ने कहा, हेलो। तभी फोन की दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसके जवाब में अर्नव ने बस कहा और फिर बोला, मैं आता हूँ। बस इतना कहकर फोन रख दिया। फिर सबसे पहले बालकनी में उसने अपनी सिगरेट फेंकी, फिर उसे जूतों तले मसल कर कमरे में आकर शर्ट पहनी और वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद कार ड्राइव करने के बाद अर्नव एक पुरानी हवेली जो एक जंगल के बीचों बीच थी, वहां अपनी कार को रोकी और कार से उतरकर हवेली को देखा। हवेली काफी पुरानी और डरावनी लग रही थी। कुछ गार्ड्स अर्नव के पास आए और उसके साइड में खड़े हो गए। वहां अर्नव इन सबके आगे था। वो सबसे पहले आगे बढ़ा और एक दरवाजे के पास जाकर रुक गया। फिर उसने अपनी स्मार्ट वॉच पर एक ऐप खोली, उसमें कुछ एंटर किया, जिसके बाद वहां 2 ऑप्शन आए, ओपन और क्लोज। अर्नव ने जैसे ही ओपन पर क्लिक किया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर अर्नव अकेले अंदर चला गया और वहां मौजूद सारे गार्ड हवेली की सुरक्षा में बाहर खड़े रहे। अर्नव सीढ़ियों से ऊपर गया और बहुत सारे रूम के सामने से गुजरते हुए एक रूम के सामने जाकर रुककर दरवाजा नॉक किया। अंदर से आवाज आई, कहो। अर्नव ने एक नंबर कहा, 0002। ये सुन दरवाजा खुल गया। अंदर आती एक लड़की जो एजेंट कॉस्ट्यूम में थी, उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने सीने पर रखा और गर्दन झुकाकर अर्नव को ग्रीट किया। अर्नव ने उसे जाने का इशारा किया। फिर उसने एक और दरवाजा खोला और अंदर निधि को सोते हुए देखा। उसने पास जाकर जग में रखा पानी लिया और थोड़ी सी बूंदें निधि पर छिड़क दी। निधि की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। जब उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई तो उसने सामने खड़े इंसान को देखा, जिसे देख निधि एक पल के लिए डर गई, क्योंकि वो जगह भी काफी डरावनी थी। डरते हुए निधि ने कहा, मैं यहाँ कैसे? मुझे यहाँ कौन लाया? मतलब वो किडनैपिंग तुमने कराई थी? अर्नव ने शांत लहजे में कहा, हाँ मैंने ही कराई थी। आखिर तुम ही तो सीना ठोक कर मुझसे लड़ने आई थी, तो अब डर क्यों रही हो? और मैंने तो पहले ही कहा था कि शाम को तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मतलब ये था आपका सरप्राइज? हाँ ये था, मुझे हल्के में लेने का नतीजा। निधि मुंह बनाते हुए बोली, मुझे छोड़ दीजिए ना जीजू, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? अर्नव मन में सोचने लगा, ये लड़की कितना जल्दी अपना रंग बदलती है। सुबह तक मैं पसंद नहीं था और अब मैं जीजा बन गया। इतना सोचने के बाद अर्नव घूर कर उसे देखने लगा। अर्नव जितना शांत था, निधि की हालत उतनी ही खराब हो रही थी। अर्नव ने एक चेयर अपनी तरफ खींची और बड़े तेवर में बैठ गया। अभी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। चलो ये सब बातें छोड़ते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। अगर तुमने मेरे सारे सवाल के सही सही जवाब दे दिए तो तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और अगर तुमने झूठ कहा तो भी मुझे पता चल जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ जो होगा वो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अर्नव की इतनी ही बात सुनकर निधि की आंखें बड़ी हो गई। वो डर से उसे देखने लगी। अर्नव, पहला सवाल, तुम्हारा हस्बैंड राहुल जैन जो अभी लंदन में, उससे अवनी का क्या रिश्ता था? अर्नव ने देखा निधि कुछ नहीं कह रही है तो उसने शांत लहजे में दोबारा कहा, अगर तुम यही चाहती हो कि अवनी कभी ठीक ना हो तो ठीक है, मैं अपने तरीके ढूंढ लूंगा। ये सुनते ही निधि ने कहा, रुको, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो, लेकिन अगर तुम अवनी को ठीक कर सकते हो तो मैं जरूर बताऊंगी। राहुल मेरा और अवनी का दोनों का दोस्त था। कॉलेज में हमारा फर्स्ट ईयर था और राहुल उस कॉलेज का फिजिक्स प्रोफेसर था, लेकिन हम लोगों के साथ वो एक दोस्त के जैसे काफी क्लोज था। इतना कहते ही निधि फ्लैशबैक में एक क्लब में चली गई। अवनी क्लब के बार काउंटर पर बैठी लगातार शॉट्स कटक रही थी। उसके दोनों साइड निधि और राहुल बैठे थे। निधि ने कम ही ड्रिंक की थी जिससे वो होश में थी, लेकिन अवनी लगातार वाइन पीने की वजह से मदहोश थी। उसके पास बैठा राहुल बिल्कुल शांत था और अपने में कुछ कर रहा था। तभी अवनी अपनी सीट से उठी और डांस करने जाने लगी, लेकिन तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ा, उसे वापस सीट पर बैठा दिया। अवनी मुंह फुलाकर बोली, राहुल मुझे डांस करना है, जाने दो ना। नो, हमें अब घर चलना चाहिए, पहले ही तुम बहुत पी चुकी हो। मुझे नहीं जाना, मुझे डांस करना है। नो नो। अवनी राहुल की बात न मानते हुए अपनी जगह से उठी और डांस करने जाने लगी तो राहुल ने उसे पीछे खींच लिया। निधि परेशान होकर बोली, अवनी देख, अभी हम अगर नहीं गए ना तो हॉस्टल बंद हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं चली डांस करने। तू पागल है, खुद को देख, खड़ी भी नहीं हो पा रही है और डांस करेगी। अवनी लड़खड़ाते हुए चलने लगी। बस बहुत हो गया, तुम घर चल रही हो बस। ये कहकर उसने अवनी को गोद में उठा लिया। अवनी लगातार राहुल को देखे जा रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। राहुल ने अवनी को कार में एक साइड से बिठाया, वहीं दूसरी साइड से निधि आकर बैठ गई। लेकिन उसी वक्त सिर्फ अवनी ही नहीं, निधि भी राहुल को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसे भी नशा हो रहा था। क्लब से निकलने के बाद राहुल ने कार हॉस्टल के एंट्रेंस पर रोकी और बाहर उतर गया। फिर उसने अवनी की तरफ का गेट खोला और उसे अपनी गोद में उठा लिया और निधि से कहा, निधि जल्दी से ऊपर जाकर रूम का दरवाजा खोलो, मैं इस पागल को लेकर आता हूँ। निधि ने हाँ में सर हिलाया और एंट्रेंस के ऊपर रूम का दरवाजा खोलने चली गई। निधि ने जब तक ताला खोला तब तक राहुल अवनी को लेकर ऊपर आ गया। दरवाजा खोलकर राहुल ने अवनी को सिंगल बेड पर लिटा दिया, जिस पर सिर्फ अवनी सोती थी। उसके आधे शरीर पर उसने कंबल डालते हुए निधि से कहा, अब तुम भी सो जाओ, रात हो गई, कल मिलते। ये कहकर वो जाने लगा तो निधि ने कहा, रुको, थैंक यू हमारी इतनी हेल्प करने के लिए। निधि की बातों पर राहुल ने हंसते हुए कहा, ये तो मतलब आज मुझे पता चला दोस्ती में भी सॉरी थैंक यू चलता है। निधि स्माइल करते हुए बोली, अगली बार ध्यान रखूंगी। राहुल जाने ही वाला था कि रुककर पीछे निधि को देखते हुए बोला, वैसे तुम इस पागल से ज्यादा समझदार हो। राहुल से ये सुनकर निधि के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जबकि राहुल वहां से जा चुका था। निधि अपनी को देखकर खुद से बोली, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, जिस दिन इसकी शादी होगी ना तब देखती हूँ इसका पति इसको कैसे संभालता है। ये कहकर निधि भी अपने सिंगल बेड पर सो गई, क्योंकि उसमें अब हिम्मत नहीं थी कि वो रात को नहाए। ऐसे ही तीनों हर जगह एक साथ जाते थे, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती और पढ़ाई करते थे, लेकिन इस बात से बेखबर कि दोनों ही एक ही लड़के को प्यार करते थे। अर्नव ने निधि को किडनैप करके इतनी सुनसान जगह पर क्यों रखा है? क्या वो सिर्फ अपनी और राहुल के रिश्ते के बारे में जानना चाहता है, या फिर वो निधि से कोई और बड़ा राज उगलवाने वाला है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। निधि और अवनी दोनों इस बात से बेखबर थी कि दोनों एक ही लड़के से प्यार करती हैं।
किडनैप होने के बाद निधि अर्नव को अपने अवनी और राहुल के पास्ट को याद करते हुए बताती है। क्लब वाली रात के 1 मंथ बाद अवनी का बर्थडे था। उस दिन सुबह से ही उसे स्पेशल फील कराने के लिए निधि और राहुल प्रिपरेशंस कर रहे थे कि उसे सरप्राइज देने के लिए कैसे डेकोरेट करें। वहीं अवनी बाहर शॉपिंग करने गई थी, इसीलिए सरप्राइज देने का दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था। अवनी आज रोजाना से ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो आज राहुल को प्रपोज करेगी, इसीलिए वो मन ही मन ये सोच कर खुश हुए जा रही थी। लेकिन इस बात से दोनों ही बेखबर थी कि राहुल किससे प्यार करता था और किसी से करता भी था या नहीं। अवनी ने आज मॉल से बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी और राहुल को प्रपोज करने के लिए फूलों का गुलदस्ता भी लिया था जिससे वो खुश हो जाए। निधि के साथ मिलकर बर्थडे की सारी प्रिपरेशन करने के बाद उसी दिन शाम 5 बजे राहुल अवनी को लेने मॉल चला गया। राहुल ने एक बड़े से मॉल के सामने अपनी कार रोकी और कार से उतर गया। कार से उतरने के बाद वो अवनी को थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे कॉल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अवनी राहुल के आने से बेखबर अभी भी शॉपिंग में बिजी थी, इसलिए उसने जब फोन पर राहुल का कॉल देखा तो वो खुशी से फोन उठाते हुए बोली हेलो। अवनी के फोन उठाते हुए राहुल ने उसे तुरंत सवालिया अंदाज में कहा कहाँ है तू, मैं तुझे लेने आया हूँ। अवनी ये सुनकर अपने दिल में बेहद खुश हो गई और बोली मैं मॉल की साइड वाली दुकान से रिंग ले रही हूँ, मैं वहीं खड़ी हूँ। अवनी की बातें सुनने के बाद राहुल ने इधर उधर देखा तो उसे जल्दी ही अवनी वहाँ दिखाई दे गई। राहुल ने इतनी भीड़ में भी दूर से अवनी को पहचान लिया था। फिर कार को पार्क करके राहुल अवनी के पास आया और कहा अब चले मैडम, आपकी शॉपिंग हो गई हो तो। राहुल की बातों पर अवनी मासूमी से इतराते हुए बोली यार अभी कहाँ, अभी तो और भी करनी है। ये सुनकर राहुल की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने कहा इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा, अब चल नहीं तो उठा कर ले जाऊंगा। अवनी ये सुनते ही तपाक से बोली अरे नहीं यार चलती हूँ। ये कहते हुए अवनी पार्किंग में राहुल के साथ चलते हुए जाने लगी और जाकर कार पे बैठ गई। फिर दोनों हॉस्टल के लिए निकल गए। हॉस्टल पहुंचने के बाद जब अवनी अपने रूम में आई तो वहां उसे अंधेरा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो रूम के सेंटर में पहुंची तभी अचानक से लाइट जली और अवनी के ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। अवनी सरप्राइज होकर इधर उधर देखने लगी तो उसने देखा कि उसका रूम पहले से ही बेहद सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। हर जगह सिर्फ अवनी की तस्वीरें थी जिसे देख अवनी मुस्कुरा उठी। उसने नम आंखों से निधि को देखा और उसे अपने गले लगा लिया और कहा थैंक यू इतने सुंदर सरप्राइज के लिए। अवनी को इमोशनल होता देख निधि थोड़ा भाव खाते हुए बोली चल अब जल्दी केक काट, मुझे बहुत भूख लगी है। अवनी ने बाबी थीम बेस्ड केक काटा और सबसे पहले निधि को खिलाया और फिर राहुल को खिलाते हुए बोला ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे था। फिर अवनी ने अपना हाथ बढ़ाया और निधि से कहा मेरा गिफ्ट। निधि जो तू मांगे। अवनी ठीक है, टाइम आने पे मांग लूंगी। अवनी ने फिर राहुल से कहा मेरा गिफ्ट। राहुल ने सबसे पहले अपनी शर्ट का पॉकेट फिर पैंट का पॉकेट छानते हुए रूम के हर कोने को छानने लगा। उसे गिफ्ट कहीं नहीं मिला, इसलिए उसने अवनी से कहा शायद मेरा गिफ्ट कार में रह गया। ये बोलकर राहुल रूम से निकलकर नीचे कार के पास गिफ्ट लेने चला गया। वहीं दूसरी तरफ अवनी ये सब देखकर बेहद खुश हो रही थी और सोच रही थी कि राहुल के आने के बाद वो उसे प्रपोज करेगी। वहीं दूसरी तरफ निधि भी राहुल को प्रपोज करने के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थी। राहुल को गिफ्ट आने में सब लग रहा था, इसलिए अवनी एक्साइटेड होकर निधि से बोली मुझे तुझसे कुछ कहना है। ये सुनते ही निधि भी एक्साइटेड होकर अवनी से बोली नहीं पहले मैं कहूंगी, मुझे भी कहना है। अवनी नहीं मैं। निधि नहीं पहले मैं। ऐसे दोनों पहले कुछ देर तक बहस करने लगी, फिर आखिर में थक के अवनी ने कहा चल ठीक है मेरी निधि जान तू पहले बोल। अवनी की इस बात पर निधि एक्साइटेड होकर बोली आज मैं राहुल को प्रपोज करने वाली हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ यार, मैं राहुल को काफी टाइम से प्यार करती हूँ लेकिन बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन आज मैं बोल के रहूंगी। अवनी ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ये चीज दिखने नहीं दी। वो झूठी मुस्कान के साथ बोली ऑल द बेस्ट। निधि खुश होते हुए बोली थैंक यू मेरी जान। चल तू बता तू क्या कहने वाली थी। मेरी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, फिलहाल तेरा इजहार करना इंपॉर्टेंट है। जा अब तू उसे प्रपोज कर, तब तक मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाते ही उसके जो रुके हुए आंसू थे नदी की तरह बहने लगे। लगभग आधे घंटे बाद अपनी वॉशरूम से जब निकली तो उसने रूम में निधि और राहुल को एक साथ देखते ही उसने कस के अपनी मुट्ठी बांध ली और अपने सारे दर्द इस मुट्ठी में कैद कर लिए, क्योंकि जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि निधि राहुल के गले लगी हुई थी और राहुल भी उसे पकड़े हुए था। दोनों को देखते ही अवनी हंसने की कोशिश करते हुए बोली गाइस अब अगर आप लोगों का रोमांस खत्म हो गया हो तो प्लीज मुझे भी देख लो, मैं भी हूँ यहाँ। निधि को ना जाने क्यों लेकिन अवनी की मुस्कान झूठी लग रही थी। निधि अवनी के पास गई और सीरियस होकर पूछी क्या तू मेरे फैसले से खुश नहीं है क्या। अपनी निधि की बातों पर बड़े प्यार से जवाब देते हुए बोली पागल है मेरी बेस्टू, तू कोई फैसला ले और वो गलत हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और तेरे लिए बहुत खुश हूँ मैं। ये सुनकर निधि को यकीन हो गया कि अवनी खुश है उसके फैसले से। अपने बर्थडे के 4 हफ्ते बाद ही अवनी गुस्से में एक आदमी से बोली जल्दी जल्दी करो यार, देखो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, कोई भी लोचा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो आदमी मैम लोचा क्या होता है। अवनी गुस्से में बोली अरे लोचा मतलब गड़बड़ या मुसीबत, जो अगर तुम लोगों ने की तो देख लेना, तुम्हारी शिकायत अंकल से कर दूंगी। यहाँ कैसे लगाओ, ठीक से फूल लगाओ ना। अवनी को गुस्से में देख निधि पास आकर बोली अरे मेरी माँ शांत हो जा, पहले कुछ खा ले। अवनी निधि को इग्नोर करते हुए बोली अरे तू जा मैं काम निपटा कर आती हूँ। इस पर निधि अवनी को रोकते हुए बोली नहीं तू पहले खा फिर काम कर। निधि के दोबारा कहने पर अवनी मान गई। निधि के जिद करने पर अवनी एक बाइट खाते हुए बोली अरे वाह ये सैंडविच तो बहुत गजब है, किसने बनाया। अवनी की बातों का जवाब देते हुए निधि बोली मेरी जेठानी ने बनाया। अवनी सरप्राइज होते हुए बोली अरे वाह गजब है। ये कहते हुए वो सैंडविच खाते हुए निधि की जेठानी जानवी के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोली थैंक यू भाभी, आपने गजब की सैंडविच बनाई थी। इसके बाद उसने जानवी की गाल पर एक किस कर दिया। ऐसे ही मजाक मस्ती के साथ ही काम करते हुए वो शाम भी हो गई जब निधि और राहुल की शादी होने वाली थी। अवनी कहीं ना कहीं अंदर से टूट रही थी, लेकिन उसने ये किसी के सामने दिखने नहीं दिया और वो अब चाहे खुश हो या गम में हो, लेकिन उसने राहुल को दिल से अपना जीजा मान लिया था। निधि और राहुल की शादी बिल्कुल छोटी सी थी, ज्यादा तामझाम नहीं था क्योंकि राहुल को ज्यादा भीड़ पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने सिर्फ घर वालों को भी शामिल किया था क्योंकि ये शादी राहुल के घर में ही होनी थी। राहुल जब मंडप में आया तो अवनी उसे देखकर सोचने लगी काश ये मेरे लिए आया होता, लेकिन फिर उसने इस बात को अपने दिमाग में छटक दिया
कुछ देर बाद निधि भी मंडप में आ गई। सारी रस्में हुई, 7 फेरे हुए। राहुल ने निधि को मंगलसूत्र पहनाया और फिर सिंदूर लगाया और उसकी मांग भर दी, जिसके बाद पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, अब आप जाकर बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। और फिर उन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद निधि और राहुल दोनों सबके पैर छूते हुए। फिर जब अवनी की बारी आई तो अवनी ने कहा, मेरे पैर? ये सुन राहुल की आईब्रो दोनों आपस में जुड़ गई। उसने मजाक वाले लहजे में कहा, तब तो तुझे मेरा आशीर्वाद लेना चाहिए, अगर मैं तुझसे बड़ा हूँ। राहुल को जवाब देते हुए अवनी अपने एटीट्यूड वाले अंदाज में बोली, भूल जाओ जीजा जी। और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया और कहा, अब जितने भी मैंने पापड़ बेले हैं तुम दोनों की शादी करवाने के लिए, मुझे उसका शगुन चाहिए। अब आप सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, जीजू भी हो। चलो शगुन दो, नहीं तो जूते नहीं मिलेंगे। अवनी की बातें सुनने के बाद राहुल ने अपने पैर को देखा तो उसे ख्याल आया कि उसने जूते नहीं पहने और उसके जूते वहाँ है भी नहीं। राहुल ने फिर अपनी जेब से निकालकर पैसे दिए तो अवनी ने अपने हाथ को हटा दिया। नो 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 नो, इतने कम में नहीं लूंगी, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि मेरी दोस्त को आप खुश रखेंगे। ये मेरे लिए सबसे महंगा शगुन है, दे सकते हो तो बोलो। अवनी की डिमांड सुनकर राहुल मुस्कुरा दिया और राहुल ने वादा किया कि वो कभी भी निधि की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। जूता चुराई की रस्म के थोड़ी देर बाद ही निधि की विदाई का समय आ गया। इसीलिए निधि ने अवनी को गले लगाकर कहा, तुझ जैसी दोस्त पाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। तू मेरी दोस्त नहीं, उससे बढ़कर है। ये कहते हुए निधि की आंखों में आंसू आ गए। निधि की फैमिली में सिर्फ उसकी माँ और पापा थे, इसीलिए दोनों ही अपनी अपनी फैमिली की इकलौती बेटी थी। हालांकि निधि की फैमिली में अवनी की फैमिली जितना पैसा नहीं था, लेकिन अवनी ने निधि का स्टेटस कम होने के बाद भी हर मोड़ पर उसके साथ रही और उसे हमेशा अपनी बहन जैसा माना। निधि अपनी और अवनी की बीती बातें बताने के बाद अपने और राहुल के रिश्ते से जुड़ी प्रेजेंट के बारे में अर्नब को बताने लगी। मेरी शादी की पहली रात को ही किसी का कॉल आया था। राहुल की कॉल उठाने के बाद क्या बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन फिर उसने मुझसे कहा कि वो लंदन जा रहा है, उसकी बहुत बड़ी जॉब लग गई है। वो काफी खुश था, जिसकी वजह से मैंने उसे रोकने के लिए फोर्स नहीं किया। उस दिन से लेकर अभी तक मैंने उसे देखा भी नहीं। हमारी वीडियो कॉल या नॉर्मल कॉल पर बात हो जाती है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। वो मुझे डेली कॉल करता है शाम, और इससे ये पता चलता है कि वो मुझे कितना प्यार करता है। और रही बात मुझे राहुल के लिए अवनी की फीलिंग के बारे में पता चलने की, तो मुझे कुछ टाइम बाद अवनी की डायरी मिली थी। मैंने उसे चुपके से पढ़ लिया था। तब मुझे पता चला कि अवनी राहुल से प्यार करती थी, लेकिन उसने मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी। उस डायरी में कितनी प्यारी बातें थी, मुझे आज भी याद है। हर एक पेज पर सिर्फ उससे जुड़ी बातें लिखी थी। मेरी शादी के कुछ ही दिन बाद फिर अवनी की जिंदगी में आया, लेकिन वो इंसान मुझे शुरू से ही ठीक नहीं लगता था। ये कहते कहते निधि चुप हो गई, जिससे 2 मिनट के लिए पूरा कमरा सन्नाटे में भर गया। अगर उस वक्त कोई सुई भी गिरा देता तो उसकी भी आवाज आ जाती। फिर कुछ देर बाद अर्नब ने कहा, 3 साल पहले क्या हुआ था? ये सुन निधि सक पका गई। आखिर 3 साल पहले अवनी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसका नाम सुनते ही निधि सक पका गई? क्या अब अवनी के दिल में राहुल और अभिनव के लिए छुपी हुई फीलिंग जानकर अर्नब शादी तोड़ देगा, या फिर अर्नब निधि को राहुल के बाहर जाने की वजह अवनी को बताकर उसे अवनी के खिलाफ भड़का के नई साजिश रचेगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। निधि अपने और राहुल के बारे में सब सच बताने के बाद जब अर्नब ने बच्चे के बारे में पूछा तो वो झूठ बोलते हुए बोली, कुछ भी नहीं था, जो भी हुआ था तुम दोनों के बीच हुआ था, मैं नहीं जानती इस बारे में। निधि की बातें सुनने के बाद अर्नब गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जो भी कहोगी मैं विश्वास करूंगा? मेरे पास प्रूफ है। उस फ्लैट में 4 मंथ अपनी रही थी और 3 महीने तक वो घर से बाहर तक नहीं आई थी। ऐसा भी क्या हुआ था उसे जो वो बाहर नहीं आ रही थी? अब या तो तुम सच कहो या मैं तुम्हारी फैमिली को उठा लूं, बाकी तुम काफी समझदार। ये सुनकर निधि काफी ज्यादा घबरा गई और कहा, मैं सब बता दूं, प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना। ये कहकर उसने सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी अवनी के साथ हुआ था। अवनी आज भी अपने बच्चे को भूल नहीं पाई है। जब से उसने अपने बच्चे को खोया है वो चुप रहने लगी है। उसकी जिंदगी में सिर्फ उसका बच्चा ही तो था जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आती थी, वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे बर्बाद करने की। निधि की बातें सुनने के बाद अर्नब गुस्से से बोला, तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं उस वक्त? जितना हक उसका था उतना हक मेरा भी था उस बच्चे पर। अपने गुस्से को शांत करते हुए निधि बोली, गई थी वो बताने आपके घर, लेकिन आपने उसकी बेइज्जती की, उसे नीचा दिखाया, उसे कहने नहीं दिया। वो भी चाहती थी कि उसके बच्चे को आपका नाम मिले, लेकिन आपने उसके साथ जो किया, क्या कोई भी लड़की दूसरी बार आपको बताने जाएगी? आपने हमेशा अपनी चलाई, लेकिन आपने कभी भी उससे पूछा कि वो क्या चाहती है? जिसे वो इतना चाहती थी उसी ने उसे छोड़ दिया। आप जानते भी हैं जब मैंने उससे कहा कि फिर बच्चा हो जाएगा तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि लेकिन वो बच्चा आपका नहीं होगा, उसके पापा आप नहीं होगे, तो क्या फायदा इस दुनिया में किसी बच्चे को लाकर? आज अपनी की जो हालत है वो सब आपकी वजह से है। हमने लाख कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो आज भी वैसी है। आज भी अगर आप उसके बैग को चेक करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी स्कैन की पिक्चर मिलेगी। ये सब जानने के बाद अर्नब को खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। उसने अपनी और अपने बच्चे दोनों को खो दिया। फिर निधि अर्नब को देखते हुए बोली, गलती से उसे ये सब मत बताइएगा, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नहीं बताऊंगी। वो फिर नहीं चाहती कि आपको पता चले और आपको वो सफाई दे। अर्नब ये सब सुन निधि से बोला, आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हारी दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा उसे वही करना होगा क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता और मैंने तुम्हें यहाँ लाया था। ये बात अभी तक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो तुम अपने जीजा जी को जानते हो और कितना खतरनाक हो तुम सोच भी नहीं सकते। निधि इतना सुनते ही चिल्लाकर अर्नब से बोली, तुम उसे बख्श क्यों नहीं देते? इस पर अर्नब ने उसे घूर कर देखा, जिसकी वजह से निधि डरकर अपनी नजरें नीचे कर ली थी। फिर अर्नब वहाँ से बाहर निकलने और उस एजेंट कॉस्ट्यूम वाली लड़की से कहा, उसे छोड़ दो और उस पर नजर रखो और पता करो कि क्या राहुल ही ब्लैक डेविल है।
ये कहकर वो कार लेकर निकल गया और उसके पीछे कुछ गार्ड भी उसके साथ चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे रोहन अवनी के रूम में आया और ब्लैंकेट खींचकर अवनी को उठाने लगा। दीदी उठो, अवनी नींद में बोली। भाई सोने देना, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? रोहन ने गुस्से से कहा। दीदी आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? ठीक है, मैं अर्नव जीजू को कॉल करता हूँ, वही आकर ले जाएंगे। ये सुनते ही अवनी उठ के बैठ गई और उसकी आंखें मानो बाहर आ गई। उसने घूरकर रोहन को देखा और कहा, ऐसे कौन ब्लैकमेल करता है? रोहन बोला, मेरी प्यारी बहना, वैसे अर्नव जीजू का नाम कितना अच्छा है ना, जब देखो उनका नाम सुनते ही तुम्हारी नींद खुल जाती है। अवनी ये सुनकर बेड से उठी और रोहन को पीटने लगी। रुक तू जरा। रोहन, दीदी मैं तो मजाक कर रहा था। अवनी उसके पीछे भागते हुए मारने लगी। जाते जाते अवनी ने साइड में झाड़ू देखी, उसने झाड़ू उठाया और रोहन को मारने दौड़ी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और तू जिसके नाम पे इतना उछल रहा है ना, आज उसका भी कचूंबर निकालूंगी मैं। ये कहकर वो झाड़ू हाथ में उठाए दौड़ी और फिर क्या था, वही रोहन की बस रोने की आवाज आ रही थी। आओ दीदी, प्लीज बचाओ उस पागल औरत से। पागल औरत सुनते ही अवनी बोली, क्या कहा तूने? ये कहकर अवनी और मारने लगी। खुद को सहलाते हुए रोहन बोला, जरा माफ कर दे मेरी माँ, मैंने गलती कर दी, अब कभी नहीं बोलूंगा उनका नाम। ये सुन अवनी ने फाइनली उस झाड़ू को साइड में फेंक दिया और दोनों हाथ अपनी कमर पर रख गुस्से से बोली, अगर फिर से तूने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना, तो मैं तुझे सच में मार डालूंगी। और एक बात, अभी शादी हुई नहीं है और तूने उस भेड़िए को जीजा बना लिया। रोहन ये सुन हैरान था। उसने शौक होकर कहा, लेकिन दीदू आपने ही तो शादी के लिए आ गई थी। अवनी को फिर याद आया, उसने अभी क्या कहा। उसने बात संभालते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैंने हाँ कहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा मैं उसकी तारीफ करूंगी, और तू उसे अभी जीजा बोलेगा तो वो मुझे अभी से वाइफ समझेगा। रोहन अपने में ही बड़बड़ाया, आपको वाइफ मानेंगे नहीं, मान चुके हैं ऑलरेडी। अवनी रोहन के एक्सप्रेशन देख रही थी। उसने शक करते हुए कहा, तू अंदर ही अंदर स्माइल क्यों कर रहा है, तू पागल हो गया क्या? रोहन ने आज एक चीज नोटिस की थी, बहुत दिनों बाद अवनी थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगी थी। पहले जैसे गुमनाम गुमसुम अब उतना नहीं रहती थी। फिर अचानक से रोहन अवनी को याद दिलाते हुए बोला, दी आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, जल्दी जाइए। अवनी को ये सुन याद आया कि वो कुंवर सिंह ऑफिस में उसका इंतजार कर रहा होगा और अगर वो लेट हुई तो फिर उसके लेक्चर स्टार्ट कर देगा। ये सोचकर वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद रोहन अवनी के रूम में आया और बोला, दी आपका चार्जर कहाँ है? मेरा लैपटॉप चार्जर नहीं मिल रहा है। अवनी वॉशरूम से बोली, देख वही होगा। रोहन को जब चार्जर दिखा तो उसने उठाया और जैसे ही वो जाने वाला था अवनी का फोन बजा। फोन पर खड़ूस नाम फ्लैश हो रहा था। रोहन समझ गया कि अर्नव होगा। उसने फोन उठाया और आवाज सुनते ही वो श्योर हो गया कि अर्नव का ही फोन है। फोन से अर्नव बोला, हेलो। इधर अवनी के कमरे में चार्जर लिए खड़ा रोहन बोला, हेलो मैं रोहन, अवनी का छोटा भाई। ये सुनते ही पहले तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई, फिर कुछ मिनट बाद अर्नव ने कहा, अवनी कहाँ है, वो ऑफिस नहीं आई? इस पर मजाकिया अंदाज में रोहन बोला, जीजू दी वॉशरूम में है, बस तैयार होकर निकल ही रही है। अपने गुस्से को शांत करते हुए अर्नव नॉर्मल टोन में बोला, उसे कहना एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसे मेरे साथ 12 बजे तक पहुंचना है, इसलिए उसे जल्दी आने को कहना। फोन कट होने से पहले अवनी और अर्नव के बीच झगड़ा लगाते हुए रोहन बोला, जीजू मुझे नहीं पता था कि आप ही हो कॉल पर, मुझे लगा कोई खड़ूस होगा क्योंकि कॉन्टैक्ट नाम तो खड़ूस के नाम से सेव है, तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि खड़ूस आप होंगे। ये कहकर रोहन हंसने लगा। रोहन की बातें सुनकर अर्नव की आईब्रो ऊपर चढ़ गई और वो मन में सोचने लगा, ये पागल लड़की मेरा नाम खड़ूस रखी है। ऐसे ही हंसी मजाक वाली उन दोनों की बातें जैसे खत्म हुई थी तब रोहन अवनी का फोन वापस उसी जगह रखते हुए बोला, दीदी जल्दी तैयार हो जाओ, आपके खड़ूस ने कहा है कि आपकी 12 बजे एक मीटिंग है, उनके साथ जाना है, इसलिए जल्दी कीजिए, ऐसा खड़ूस ने कहा है। बाथरूम से ही अवनी चीखते हुए बोली, लगता है तुझे फिर से झाड़ू खाने का मन है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी आज फिर से अर्नव के ऑफिस आई थी और अर्नव के कैबिन में बैठकर वो मैगजीन पढ़ रही थी और जब अर्नव का फोन कट हो गया तब वो मैगजीन नीचे टेबल पर रखते हुए खुश होकर बोली, एक बात बताना, अवनी आ रही है क्या आज? रागिनी के सवाल पर अर्नव बिना कोई एक्सप्रेशन दिए बोला, हाँ। अर्नव के हाँ बोलते ही रागिनी मजाकिया अंदाज में बोली, तो ठीक है आने दो, मैं भी बोल दूंगी तू मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने इतना ही कहा था कि अर्नव उसे घूर कर देखने लगा। अर्नव के गुस्से वाले चेहरे को देखकर रागिनी बोली, अरे अरे रिलैक्स, मजाक कर रही हूँ। ये कहकर वो हंसने लगी। तब तक अवनी भी तैयार होकर थोड़ी ही देर में ऑफिस पहुंच गई और जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आई अर्नव की कैबिन के अंदर चली गई। जब वो अंदर आई तो उसे देखा कि एक लड़की काउच पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। उसने एक नजर उस लड़की को देखा, फिर नजरें अर्नव पर गई। अवनी ने मन में अर्नव को कोसा, इस इंसान को शर्म नहीं आती, इसे हर महीने एक नई लड़की चाहिए होती है। कल वो तो आज एक नई चक्करी, ऊपर से इसे किसी का नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल होना चाहिए था। अवनी रागिनी को देखकर मुंह बनाकर बैठी थी। उसका सारा मूड किरकिरा हो गया था। जब रागिनी ने अवनी को देखा तो उसने कहा हाय और अपना हाथ बढ़ा दिया। अवनी ने भी झूठ मुस्कान दी और कहा हाय, लेकिन उसने हाथ नहीं मिलाया। अवनी के हाथ ना मिलाने पर रागिनी थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। उसने अपना हाथ हटा लिया और कहा, वैसे मैं अर्नव की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और ये मेरा कॉलेज का प्यार था, लेकिन आज तक कभी इसने मुझे हाँ नहीं कहा। अगर कर देता ना तो पक्का मैं इससे शादी कर लेती, लेकिन देख लो अभी तक इसने हाँ नहीं कहा। मुझे लगता है जब कोई नहीं मिलेगी तब आएगा ये मेरे पास। ये कहकर वो हंसने लगी। रागिनी हमेशा से ही बहुत मजाकिया थी। उसे कब क्या कहना चाहिए इस बात की समझ नहीं थी। अवनी को अंदर ही अंदर रागिनी को देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अर्नव के सामने कुछ नहीं कहा। क्या सच में राहुल ही ब्लैक डेविल है या अर्नव किसी गलतफहमी में है? आखिर निधि ने इतने सालों तक बच्चे का सच अर्नव को क्यों नहीं बताया? क्या वो अर्नव से डरती थी या फिर अवनी के राहुल को पसंद करने का बदला ले रही थी उन दोनों को अलग करके, या फिर अवनी को अब वैशाली की तरह रागिनी के बारे में भी कोई गलतफहमी हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।